साढ़े साती बहुत अमीर बना देती है इंसान को, बहुत पैसा देती है। लोग तरसते हैं कि मेरे साढ़े साती दोबारा कब आएगी। हम्म। शनि इज मनी, मैंने कहा ना, शनि इतनी वेल्थ दे सकता है आपको कि आपको अंदाजा ही नहीं। 8 लाइन से ऊपर है, ठीक है। दैट इज वाई आपकी शादी लेट होगी, और आपका प्लान भी शायद ऐसे ही कुछ हो कि चल हाँ, रहा है कोई मेरा प्लान। मेरा प्लान 32 का ही था। यस, यही है। ओके। एंड कितनी शादी होगी वो कैसे पता चलता है या अरे एक ही होगी भाई, क्यों परेशान हो, ठीक है। तो अगर आपका मून शाइन मकर कुंभ या मीन में से है, तो आपके ऊपर साढ़े साथी अभी इस टाइम पे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चल रहा है। अब शनि बीइंग अ वेरी ह्यूज प्लेनेट, उसका इफेक्ट एक राशि आगे भी रहता है, एक राशि पीछे भी रहता है। ओके। ओके, तो जब शनि एक राशि में बैठा है, उसका इफेक्ट इस राशि पे आगे वाली पे, वो 2.5 साल बाद यहाँ जाएगा तो इस राशि पे इफेक्ट रहेगा ही। वो 2.5 साल बाद आगे जाएगा तो भी इसी राशि पे उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि पीछे भी रहता है। 2.5 + 2.5 + 2.5 इक्वल टू 7.5, यानी कि 7.5 साल। यानी कि जो इवेंट होना है वो होगा, आपको पता भी चल गया, आप उसे बदलने भी जाओगे तो आप उस इवेंट को बदलने का कारण बन जाओगे, राइट। बट वो इवेंट ज़रूर होगा। सर, वेलकम ऑन द शो। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। पता नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। मेरे अपने बहुत सारे व्यूज़ हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत क्यूरियस बातें करने वाला हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेके मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ। तो आपसे मिलने का पहले तो मेरा ये सौभाग्य है, आपसे नॉलेज प्राप्त करने का ये मेरा सौभाग्य है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जयेश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं करेंगे, ज्योतिष के कई सारे फॉर्म्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली हम इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में छुपे हिडन ट्रुथ्स की बात करेंगे। ट्रू सर। सर, हमारा एक टैगलाइन है, भारत का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसी से बात शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग भारत का पास्ट और प्रेजेंट तो हमारे सामने है, बट फ्यूचर आपको किस तरह से दिख रहा ओके, तो ज्योतिष सबसे पहले तो क्वेश्चन मन में आता है कि ज्योतिष का पास्ट क्या है। है? सबसे पहले ऋग्वेद में ज्योतिष का वर्णन मिलता है, पर ये वर्णन बहुत कम था, बहुत लिटिल था, इसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए गए थे एस्ट्रोलॉजी को लेकर। उसके बाद ऋग्वेद और ये जो वेद हैं हमारे 4 वेद, ये इतने टफ होते थे कि हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता था। तो इनको समझाने के लिए वेदांग लिखे गए। वेदांग को आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास 10th में जब आपको इंग्लिश की बुक समझ में नहीं आती थी तो आप गाइड लेते थे, गोल्डन गाइड। उस गाइड में उसी बुक को अच्छे से समझाया जाता था। राइट। तो 6 वेदांग लिखे गए, शिक्षा वेदांग एंड एटसेट्रा। उसमें जो छठा वेदांग था उसका नाम था ज्योतिष वेदांग। तो फर्स्ट टाइम ज्योतिष के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल हमको ज्योतिष वेदांग में मिलती है। ज्योतिष वेदांग में भी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हुई थी, उसमें टाइम के कई सारे कॉन्सेप्ट, स्पेस, एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट्स की बात हुई थी, दर्शन की भी, फिलॉसफी की कई सारी बातें थी। उसके बाद ज्योतिष वेदांग के बाद सबसे अच्छी जो पुस्तक मिलती है जिसमें ज्योतिष का ज्ञान भरपूर था, और जो आज गीता के समान है सभी के लिए जो ज्योतिष करते हैं, ओके। वो है बृहत पराशरी होरा शास्त्रम। ये लिखी थी पराशर जी ने। अच्छा, लिखी नहीं थी, इसके पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है। भरत पराशरी होरा शास्त्रम एक टीचर और उसके स्टूडेंट की बातचीत है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर आपके राजन जी इसको लिखते जाएं, ओके। ठीक है। तो ये इस तरह से लिखी गई है कि गुरु मैं हूँ, शिष्य आप हैं, और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो लिख दी गई है। तो ये है भरत पराशर। यहाँ पर ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए जो आज भी फॉलो होते हैं। ये पराशर ऋषि वही हैं जो वेद व्यास जी के पप्पा हैं, डैडी हैं। ओके। वेद व्यास जी वही जिन्होंने गीता लिखी, महाभारत का लिखा। तो ये डैडी हैं, तो डैडी कुछ अच्छा ही काम करके गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहली पुस्तक हमें मिलती, उसके बाद सीरीज ऑफ बुक्स आती है हमारे दुनिया में, जैसे कि फल दीपिका, सरावली, लघु पराशरी, जहाँ पे ज्योतिष को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया और ज़्यादा रिफाइन किया गया। मज़े की बात यह है कि ज्योतिष में हमें दो चीज़ों से बड़ा डर लगता है, एक मांगलिक और दूसरा काल शब्द दोष। इस किताब में यही दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। नहीं लिखी हुई। हाँ, तो इस ये कहाँ से आया फिर? ये बाद में लोगों ने रिसर्च करके, जैसे मैं मांगलिक को ना बहुत ज़्यादा, मैं इस पे भी आपको बताऊंगा थोड़ा। देखिए, कई सारी चीज़ें ना समय के साथ डेवलप होती हैं, रिसर्च के साथ डेवलप होती हैं। पैटर्न्स फॉलो करता है इंसान कि हाँ यार, एक चीज़ कई चार्ट्स में बार बार दिख रही है, तो हाँ इट इज़ समथिंग। तो कई सारे लोगों ने काल शब्द दोष को बाद में ऑब्जर्व करके उसको डेवलप किया। मांगलिक में क्या है कि मंगल 12 हाउस होते हैं कुंडली में, तो पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें में अगर मंगल बैठ जाए तो आप मांगलिक हैं। मैं ऐसे कहता हूँ मंगल लीक हो गया, ठीक है, तो मांगलिक हो गए आप। यूजुअली इसको आपने शादी ब्याह में देखा होगा। अब क्या है कि कुंडली में 12 घर है, मंगल कहीं तो बैठेगा। उसमें से आपने 1 2 3 4 5 घरों को तो ब्लॉक कर दिया। 43% ऑफ दिस होल पॉपुलेशन इज मांगलिक। डैम।
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सोचें, हाँ। ये नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे कुछ हाउसेस और ऐड हो जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में भी अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं। वहाँ पे तो इवन वीनस से भी मांगलिक देखा जाता है। तो वहाँ पे तो 150% पॉपुलेशन मांगलिक है। सो यहाँ पे तुक नहीं मिलता बहुत ज़्यादा मांगलिक होने का, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मांगलिक होने के साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं जो आपने भी सुनी होंगी, कि शादी करोगे तो डेथ हो जाएगी, हाँ। एंड शादी होने में दिक्कत आती है। यूजुअली जो मैंने पाया है मांगलिक लोगों के साथ, दे आर ब्लेस्ड कि वो मांगलिक हैं। इनके अंदर एनर्जी होती है, एम्बिशन बहुत हाई होता है। ओके। कोई भी मांगलिक व्यक्ति आपको लप्पू जैसा नहीं मिलेगा, सचिन जैसा, ठीक है। मांगलिक मिलेगा आपको बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, और एम्बिशन तो मेरे अंदर भी है, आपके हुँ, अंदर भी है। ये उसके लिए हार्डवर्क करने के लिए भी रेडी है, ये ट्रू मीनिंग है हुँ, मांगलिक की। मांगलिक लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, हुँ, इनको सेक्सुअल प्लेजर बहुत पसंद होते हैं। पुराने ज़माने में होता क्या था कि इतनी ज़्यादा मेडिकल की नॉलेज थी नहीं, दैट इज़ वाई मांगलिक से अगर कोई फीमेल शादी करती थी तो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी। ओके। इस प्रेगनेंसी में कई बार उसकी डेथ हो जाती थी। हुँ, सो एक झूठ फैल जाता है मार्केट में कि मांगलिक से शादी की थी इसलिए मर गई। आज राइट। तक वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि मांगलिक शादी करोगे तो मर जाएगी, बट अब हुँ, ये इतना सच नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो रिश्ते में गुस्सा हो गया, डाइवोर्स होने की, पर डेथ वाली बात मैं आज तक नहीं हुँ, मानता इतना कि ट्रू है। दूसरा, मांगलिक लोगों की गुस्सा ज़रूर होता है, दे आर एंग्री वन, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, मंगल बेसिकली इज योर एनर्जी। मंगल कुंडली में कहीं भी बैठ जाएगा, उस हाउस से आपकी एनर्जी जुड़ जाती है। ओके। वो 11th हाउस में बैठ जाएगा, आपकी सारी एनर्जी आपके दोस्तों के साथ जाएगी। वो हुँ, फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, आपकी सारी एनर्जी आपके सिक्स पैक्स ऐप बनाने में चली जाएगी। तो जिस तरह से कुंडलिनी एक एनर्जी होती है, ये भी एक एनर्जी का ही सोर्स है। एक्चुअली है क्या कि जब हम 9 ग्रहों की बातें करते हैं ना, तो दीज 9 प्लैनेट्स आर विद इन यू। आप हुँ, ही हो वो 9 ग्रह, वो उतनी दूर बैठे नहीं है। 9 प्लैनेट्स आर डिजायर, 9 डिजायर्स जो आपके हुँ, अंदर हैं, ओके। वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुझे समय दो तो मैं बताऊं, सूर्य क्या है, सन, अगर हम सूर्य की, डिजायर ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेम। हुँ, मून, डिजायर ऑफ इमोशन, रिलेशनशिप एंड फैमिली। मंगल, डिजायर ऑफ पावर एंड डिजायर ऑफ अटेनमेंट ऑफ मोर और मोर फिजिकल ब्यूटी और फिजिकल हेल्थ। ओके। राहु इज अ डिजायर ऑफ सिक्योरिटी, मनी, एसेट, फाइनेंशियल गेन्स। Mercury is a desire of speech, business, money flow. Venus is desire of luxury, glamour, wife, husband, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो डिज़ायर हैं आपके हुँ, मन के। केतु इज़ अ डिज़ायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट केतु इज़ अ प्लैनेट जो कि, जैसी बाकी सब ना बांधने आए हैं आपको। केतु, सैटर्न की बात नहीं की हमने, वो भी कर लेता हूँ। सैटर्न इज़ अ डिज़ायर ऑफ हार्ड वर्क, एंड हुँ, सैटर्न इज़ अ डिज़ायर ऑफ लॉट एंड लॉट ऑफ वेल्थ। शनि इज़ मनी, ठीक ओके। है। तो वो बहुत ज़्यादा पैसों की बातें करता है। जी। बाकी ग्रह छोटे छोटे, महीने के 2-5 लाख की बातें करते हैं। शनि बात करता है महीने के 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ की बात है। शनि इज़ वेल्थ। एंड केतु की, जिसकी मैं बात करना भूल गया था, केतु इज बेसिकली अ प्लेनेट, ओनली प्लेनेट जो कि आपको लिबरेट करने की बात करता है, कि छोड़ो यार, जाने दो, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आज हो, ठीक है, सब कुछ इतना बनाया, एक दिन सब छोड़ के चले जाओगे। हुँ, सो फोकस ऑन मोर स्पिरिचुअलिटी। तो ओनली वन प्लेनेट इन 9 ग्रहास विच इज केतु, जो कि लिबरेशन की बात करता है। बाकी सब आपको फंसाने आए। अब आप देखो घूम के, जितनी मैंने चीज़ें बोली, आपकी ज़िंदगी यहीं घूमती है, इसी हुँ, 9 ग्रहों के बीच में घूमती है। राइट। तो सर मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि शनि जो है, वो पैसा लेके आएगा। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे बेसिकली शनि के लिए जो भी चीज़ें करनी है वैसे। नहीं नहीं, इसको आप गलत समझ गए। पैसा, धन तो हर कोई ग्रह आपको दे सकता हुँ, है। उनको देने का तरीका अलग है। आप धन कमा रहे हो अपनी वाणी से, हुँ, आप कर रहे हो पॉडकास्ट, ठीक है। कल को कोई आपके साथ पॉडकास्ट करने का पैसा भी दे सकता है हुँ, आपको, कि आपकी रीच मिलियंस में है तो मैं आपसे साथ पॉडकास्ट करूंगा, हुँ, पैसा ले लो आप। तो ये धन कहाँ से आ रहा है? वाणी से आ रहा है। हुँ, तो वाणी कौन देता है? वाणी का देवता मरकुरी है। ओके। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी आप मरकुरी की वजह से पैसा कमा रहे हो। हुँ, सैटर्न जो देता है, सैटर्न देता है बिजनेस। जैसे आयरन स्टील का हुँ, बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर किसी का है, तो वो सैटर्न उसके उसकी कैटेगरी है। कोई बिल्डर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ऐसे लोगों को मंगल स्ट्रांग होता है, इनको ओके। मंगल पैसा दे रहा है। पॉलिटिक्स या फेम से सूर्य पैसा दे रहा है। हुँ, और आपका ले सपोज लग्जरी क्लोथिंग की ब्रांड है, देन योर वीनस इज स्ट्रांग, वीनस वहां से पैसा दे रहा है। तो अच्छा। मनी किसी एक के अंतर्गत नहीं है, हुँ, पैसा किसी एक के डिपार्टमेंट में नहीं है। अलग अलग जगहों से आपके पैसे आ सकते हैं, ठीक है। इफ समवन इज सर्जन तो भी सैटर्न उसको पैसा देता है, मेडिकल प्रोफेशन, राहु उसको पैसा देता है। कोई गुरु हैं, साधु हैं, साधक हैं, हुँ, उसका कुछ बिजनेस करते हैं, देन केतु इज बलवान, केतु उनको पैसा देता है। ओके, गॉट इट। तो काफ़ी फ़ैसिनेटिंग चीज़ है ये, बट मैंने जैसे कहा था कि भारत का जो फ्यूचर है, इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू?
ओके, हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिनका चार्ट हमारे पास है। हुँ, मेरी कुंडली, आपकी कुंडली मेरे पास है, तो मैं उन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर हुँ, दूंगा। पर भारत कब पैदा हुआ था, हुँ। बताइए? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर ये करना। दैट इज़ वाई भारत की कोई कुंडली है क्या किसी के पास? हुँ, अगर हो तो हम प्रेडिक्ट करें। इट इज़ मोर ऑफ साइंस ना, हुँ। नॉट अ फिलॉसफी, कि हम बस ये मान लें कि 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, तो हम उसकी कुंडली बना राइट। देंगे। ठीक है, चलो आप अपने इंटरेस्ट के लिए सब चीज़ें करना चाहो तो करें, बट क्या भारत 15 अगस्त को पैदा हुआ था? हुँ, या सालों से है? बहुत सालों से। ठीक है। सो जैसे शेयर मार्केट को कहते हैं, शेयर मार्केट को बताओ पंडित जी कब क्या ऊपर नीचे होगा। अरे हुँ। मुझे कुंडली दो शेयर मार्केट की, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, दे सकते हो क्या? हुँ, नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो दैट इज वाई जहां पर हमारे पास, आप सोचिए आप युद्ध में कूदे हो, हथियार ही नहीं है, हुँ, क्या युद्ध लड़ोगे? राइट। सो फॉर एस्ट्रोलॉजी वॉर यू नीड अ वेपन, दैट हुँ। इज कुंडली चार्ट। तो इसको इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा फ्लिप करके आपसे पूछता हूँ। जब हम ज्योतिष विद्या की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो किस हद तक हम हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैं आपका एक दूसरा पॉडकास्ट देख रहा था, आपने रियल हिट के साथ में पॉडकास्ट किया था। वहाँ पे आपने बात की थी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत आगे जाके अपने लाइफ में सक्सेस मिलता है। जैसे बोमन ईरानी हो गए या केएफसी के जो ओनर थे वो हो गए। तो इन्हें अगर पहले ही बता दिया जाता कि आपको ये चीज़ें करनी है तो शायद सक्सेस पहले मिल जाता। ये ट्रू है? नहीं, ओके। आपके जीवन में जो लिखा है वो उसी हुँ, समय पे होगा। और आप अज्ञानी बने रहे 40 साल तक, ये भी लिखा था हुँ, कि आप अज्ञानी ही रहोगे, आपका करियर 45 पे स्टार्ट होगा। ओके। ठीक है, सो मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, आप चाहो तो इससे डिसएग्री कर हुँ, सकते हो, आपको पूरी इंडिपेंडेंस है। हुँ, माय पर्सनल बिलीफ इज़ कि अगर आपके ज्योतिष चार्ट में कुछ प्रोमिसेस हैं, हुँ, अगर आपकी कुंडली ने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी लाइफ में ये इवेंट इस टाइम पे होगा, तो वो इवेंट वहीं पर होगा। आप, एक मूवी है प्रीडेस्टिनेशन, हुँ, ठीक है, आप वंडरफुल मूवी, लोगों को देखनी चाहिए इस बात को समझने के लिए। प्रीडेस्टिनेशन मूवी में वही बाप है, वही माँ है, वही बेटा भी है, राइट। क्योंकि वो पास्ट में जाकर अपनी हुँ, फीमेल फॉर्म से रिप्रोड्यूस करता है अपने सन को। बम फटने वाला होता है, वो उसको बचाने आता है। इवेंचुअली जब वो उसे बचाने जाता है तो वो खुद की गाड़ी का खुद ही एक्सीडेंट कर देता है। यानी कि जो इवेंट होना है वो होगा, आपको पता भी चल गया, आप उसे बदलने भी जाओगे तो आप उस इवेंट को बदलने का कारण बन जाओगे, राइट। बट वो इवेंट ज़रूर होगा। हुँ, तो यही चीज़ है ज्योतिष के अंदर भी, कि जो इवेंट्स लिखे हैं चार्ट में वो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में ही होंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि समय से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ट्रू। बट सर फिर बहुत सारे लोग जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रखते हैं, पर्सनल तंत्र विद्या वाली वो चीज़ें रखते हैं, ये किस लिए रखते हैं फिर? डायरेक्शन, दिशा। ओके। अगर मुझे ये पता है कि अगले साल मुझे मेडिकल इशू होने वाले हैं और मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो हुँ, मुझे एक दिशा मिल गई अपने उस मेडिकल इशू से फाइट करने की। ओके। क्योंकि आप अपनी गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हो, हुँ, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक क्लाइंट थी, उनके फादर का लीवर ट्रांसप्लांट, 60 लाख रुपए लगे। घर बेच के 60 लाख दिए। क्यों, बाप के लिए नहीं दोगे क्या, हुँ, माँ के लिए नहीं दोगे? एक मेडिकल बिल हुआ, पूरा घर गरीबी में आ गया। अगर ज्योतिष का सहारा मिलेगा तो आपको ऐसे इवेंट्स पता चल जाएंगे। नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। अब आपके पास 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस है। क्या हुआ, इवेंट फिर भी होगा, बट नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। बारिश राइट, फिर भी होगी, पर आप इस बार छाता है आपके पास बचने राइट। के लिए। सो ज्योतिष कभी भी जीवन बदलता नहीं है, हुँ, ज्योतिष हमेशा जीवन संवारता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस बहुत प्रेफ़र करते हैं ज्योतिष विद्या का सिर्फ साथ लेना? पॉलिटिशियंस ही नहीं, हर कोई, हुँ, बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बहुत लोग इसको बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कितने लोग, टीवी एक्टर, सब करते हैं इसको। हुँ, बहुत लोग नहीं भी करते, पर वो आगे जाके करने लगेंगे। राइट। ज्योतिष की एक चीज़ खास बात मैंने ये भी देखी है कि बहुत सारे लोग, जैसे आज आपने शुरुआत ही यही बोलकर करी कि मैं पहले नहीं मानता था लेकिन अब मानने लग गया। यही है एस्ट्रोलॉजी की पावर। ये इतना पुराना ज्ञान है, इतना पुराना विज्ञान है, और आज तक है। हुँ, कोई भी चीज़ अगर होती जो कि समय के साथ इररेलेवेंट हो जाती है, उसको लोग भुला देते हैं। राइट। इसको नहीं भुला पाए क्योंकि इसमें एक तत्व है, एक ज्ञान है जो कि ओरिजिनल है। इसी वजह से लोग नहीं भुला पाए। तो सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, एवरी सेक्टर जो कि मूवीज़ में है, सब लोग फॉलो करते हैं। राइट। सर पॉडकास्ट जस्ट शुरू होने के पहले मैं और राजन बात कर रहे थे। इसने मुझसे कहा कि पॉडकास्ट की वजह से कितना कुछ हमें सीखने मिल रहा है। पहले जो चीज़ें हम शायद इग्नोर कर देते थे, वो अब सीखने मिल रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक कि पहले शायद हम एक पेपर को अगर रखते हैं, उसमें रोशनी डालो तो पूरी रोशनी नीचे नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। अब हमने वो पेपर हटा दिया एंड उसकी वजह से हमें ये कॉन्वर्सेशंस करने मिल रहे हैं। सर इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके एक पर्सनल तांत्रिक थे, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे। ये ट्रू है? अब बात ऐसी है कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों ही मेरे पास आते हैं, तो मैं किसी एक को बुरा नहीं बोल सकता या किसी एक के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। नहीं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में
क्या ही मिलेगा आपको हम्म, कहकर। अब ये बातें उठी जब पिछले साल मोदी जी ने एक वीडियो में बोला कि काला जादू करते हैं सब लोग, तो ये बातें सब उठने लग गई कि इंदिरा गांधी करती थी, उसी की तरफ इशारा करते रहे थे मोदी जी। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे पता नहीं इस बारे में। बट पॉलिटिशियंस डू यूज। अरे वो बिल्कुल करते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी गलत चीज़ थोड़े है कि आपने यूज़ कर लिया तो कुछ हो गया, ठीक है, वो तो सब जी। करते हैं, ठीक है, कई लोग नहीं भी करते हैं, नहीं भी विश्वास करते हैं, हम्म। यही चीज़ है बस। सर हमने एक और बात की थी, जैसे हम मांगलिक की बात कर रहे थे, बहुत सारे मैंने फिल्म्स में ये चीज़ मैंने ज़्यादा मोस्टली देखी है, क्योंकि बीइंग अ पर्सन जो कि सिटीज़ में बड़ा हुआ है, तो यहाँ वो मांगलिक वाली वो चीज़ें ज़्यादा देखने नहीं मिलती, बट फिल्म्स के थ्रू वो विलेजेस में बताते हैं कि अगर कोई मांगलिक है तो उसे एक वो बैनियन ट्री वगैरह से शादी करनी पड़ती है। हम्म। एक फिल्म मैंने कोई देखी थी, उसमें बकरी से शादी करनी पड़ रही थी। तो ये सब क्या चीज़ें होती है? मैं बता रहा हूँ इसका क्या है। मैंने वही कहा ना कि आपकी कुंडली में इवेंट प्रॉमिस है कि हम्म। आपकी 2 शादी होंगी। तो आप इंटेंशनली क्या कर रहे हो, एक शादी खुद कर ले रहे हो पहले ओके। एंड दूसरी शादी कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। तो क्या किया आपने, उस इवेंट को फुलफिल कर दिया। हम्म। मैं इन द रेमेडीज में ये बोलता हूँ कि अगर इस साल ये लिखा है कि आपके कोर्ट के चक्कर लगेंगे, गो कोर्ट बाय योर विश, अपनी इच्छा से कोर्ट में जाइए, वकीलों से बात करिए, वहाँ पर कोई अगर सेशन चल रहा है वहाँ बैठ जाइए, कोई स्टाम्प पेपर बनानी है, थोड़े पैसे भी खर्च कराइए, कैंटीन में जाके खाना खाई आइए। आपका कोर्ट जाना लिखा था, आपने खुद ही कर हम्म। लिया। ओके। तो वो चीज़ फुलफिल हो गई, वो इवेंट, ठीक राइट। है। क्योंकि जब जिस दिन डेस्टिनी करवाएगी उस दिन बहुत दुख होगा। हम्म। आपका अगर हॉस्पिटल जाना लिखा है, किसी ने बोला, आप अपने मन से हॉस्पिटल जाइए, थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड चेकअप करा लीजिए, शुगर चेक करा लीजिए, दवाई खरीद लीजिए, डॉक्टर साहब को थोड़े पैसे दे आइए, आपकी वो चीज़ टलेगी नहीं। एक्चुअली क्या किया आपने, वो चीज़ खुद ही कर ली, ठीक है, इन लेस मैनर। मैंने कहा जीवन संवार लिया आपने, हम्म। इवेंट हुआ, हम्म। ठीक है, आप गए हॉस्पिटल। मैं अभी एक जेलर से मिला था, जेलर साहब से छिंदवाड़ा के, उन्होंने स्पीच देने के लिए बुलाया था, कैदी थे वहाँ पे। हम्म। तो उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया कि लीजिए पंडित जी पानी पीजिए। मैंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, हम बोल नहीं देते, कहा अरे नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा पी लो, ये जेल का पानी है, बहुत नसीब वालों को मिलता है, हो सकता है ये पानी पी नहीं आप आए थे ताकि दोबारा जेल ना आना पड़े। मैंने तुरंत 2 गिलास पानी पिया वहाँ पे। जी, जी। सर एक और चीज़ होती है साढ़े साती, जिससे लोग बहुत हाँ, डरते हैं। यस यस, और मैं बिल्कुल जब सही। रिसर्च कर रहा था इस एपिसोड के लिए, मुझे लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ऑफ द टाइम साढ़े साती, साढ़े साती, साढ़े साती यही चीज़ें आ रही थी। यस। ये क्या होता है एग्ज़ैक्टली, और इससे बचे कैसे? ओके, तो साढ़े साती मेरे ऊपर भी चल रही है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसको, साढ़े साती। और अभी जिनकी मकर, कुंभ या मीन राशि है, हुँ, उन सभी के ऊपर साढ़े साती चल रही है। हुँ, और याद रखिएगा, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राशि, हाँ, मून शाइन एंड सनशाइन। तो अगर आपका मून शाइन मकर, कुंभ या मीन में से है, तो आपके ऊपर साढ़े साती अभी इस टाइम पे जब हम ये हुँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चल रहा है। साढ़े साती होता क्या है? इट इज़ अ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। हुँ, हर प्लेनेट की एक स्पीड होती है, जिस स्पीड से वो इधर से उधर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पृथ्वी की एक स्पीड है कि वो पूरा चक्कर राइट, 365 डेज में लगा लेगी। बृहस्पति यानी जुपिटर की स्पीड है, वो 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा। दैट इस सेम पैटर्न में जो शनि होता है, उसकी स्पीड होती है कि वो 29 ईयर्स में एक चक्कर लगा के अपनी जगह पे वापस आएगा। अब ये जो पूरा पाथ है ना, हुँ, ये 12 राशियों में बटा हुआ है। हुँ, तो आप 29 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो एक राशि में शनि 2.5 साल बिताएगा मोटा मोटा। अब शनि बीइंग अ वेरी ह्यूज प्लैनेट, उसका इफेक्ट एक राशि आगे भी रहता है, एक राशि पीछे भी रहता है। ओके, ओके, तो जब शनि एक राशि में बैठा है, उसका इफेक्ट इस राशि पे आगे वाली पे, वो 2.5 साल बाद यहाँ जाएगा, तो इस राशि पे इफेक्ट रहेगा हुँ, ही। वो 2.5 साल बाद आगे जाएगा तो भी इसी राशि पे उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि पीछे भी हुँ, रहता है। हुँ, 2.5 + 2.5 + 2.5 इक्वल टू 7.5, यानी कि 7.5 साल। ओके, तो एक पर्टिकुलर राशि पे शनि का जो इफेक्ट है वो 7.5 साल रहता है। इसी को साढ़े साती बोलते हैं। हुँ, अब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ हो गई कि साढ़े साती होती क्या है। अगर इस सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करो तो हर इंसान के जीवन में साढ़े साती, ये मान के चलते हैं कि वो 70 साल जी रहा है, तो 2 बार तो आएगी हुँ, आएगी। 90 साल जी रहे हो और बहुत लकी हो तो 3 बार भी आ जाएगी, ठीक है। साढ़े साती में होता क्या है, हर किसी की साढ़े साती एक जैसी नहीं होती। साढ़े साती बहुत अमीर बना देती है इंसान को, बहुत पैसा देती है। लोग तरसते हैं कि मेरे साढ़े साती दोबारा कब आएगी। हुँ, शनि इज़ मनी, मैंने कहा ना, शनि इतनी वेल्थ दे सकता है आपको कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये साढ़े साती ये भी करवाती है। राइट, दूसरी साढ़े साती क्या करवाती है, आपको उठा के पटक देती है। हुँ, आप ज़ीरो पे आते हो, सब कुछ बना बनाया ख़त्म हो जाता है आपका, कुछ भी नहीं बचता, एलिगेशंस लगते हैं आपको, हर एक काम आपका डिले हो रहा होता है, हुँ, हर एक काम आपका स्लो होता है।
जब भी शनि की साढ़े साती आएगी आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका पेट, आपका स्टमक सेंसिटिव हो जाएगा, आपको हड्डियों का दर्द शुरू हो जाएगा। बिकॉज शनि सबसे पहले इन दो चीज़ों पे अटैक करते हैं। एक ओके। तीसरी चीज़ पे भी शनि अटैक करता है, वो आपकी बुद्धि है। हुँ। ठीक है, आपको अकेला रहना पसंद हो जाएगा, आप दोस्त यारों से बात करना बंद कर दोगे, एंड यू इंजॉय सॉलिट्यूड, आपको मज़ा आएगा उन चीज़ों को लेकर। और क्या कराती है साढ़े साती, जब भी किसी की साढ़े साती आएगी उसके जीवन का उद्देश्य उसे बता के चली जाएगी उन ओके। 7.5 सालों में, कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो। साढ़े साती आएगी, 7 साल बाद आप उस इंसान से मिलना, वो पूरी तरह से बदल जाता है, वो और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा हम्बल बन जाता है। हुँ। शनि क्वेश्चन पूछता है, अमीर बनना चाहते हो? आप कहोगे हाँ। फिर शनि कहेगा औकात है तुम्हारी? आप कहोगे हाँ। वो कहता आओ खेलते हैं। तो ये 7.5 साल आपके साथ खेलता है, इट इज़ अ टेस्टिंग पीरियड। वो आपको टेस्ट करता है। और अगर मैं बताता हूँ, शनि की साढ़े साती में आप देखना, जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, उनको अपना काम धंधा बदलने का ख्याल आता है। हुँ। अपना काम धंधा बदल के किसी नई जगह पे जाने का ख्याल आता है, नई चीज़ें करने का ख्याल आता है। और जब वो अपना जॉब बदलेंगे, अपना बिजनेस बदलेंगे, और जिस भी नई जगह पे जाएंगे, हर उस जगह पर उनको स्ट्रगल मिलेगा, पॉलिटिक्स मिलेगी, प्रॉब्लम्स मिलेगी फॉर 6 to 8 months। ये वही मैंने कहा ना कि शनि कह रहा है अगर औकात है तो आओ टेस्ट खेलते कर हैं। रहा है। अगर तुम्हारे पास ये डिज़ायर है कि मैं चेंज करता हूँ अपने काम हुँ। को, और ज़्यादा पैसे कमाना का डिज़ायर है, तो शनि कहता है आओ ना। फिर आपको वहाँ परेशान करेगा नई जगहों पर, और अगर आप टिक गए वहाँ पे, तो शनि ही है जो आपको बहुत रिवॉर्ड देगा। हुँ। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो टाइम पीरियड है 7.5 ईयर्स का, ये जस्ट एक टेस्टिंग पीरियड है। पेशेंस आपको बना के रखने चाहिए। शनि की साढ़े साती में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने कहा ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट कि शनि किसका अच्छा है, किसका शनि खराब है। तो ये शनि की साढ़े साती मोटा मोटा है। ओके। बट जैसे आपने कहा कि टेस्ट करता है उस टाइम पे, तो वो टेस्टिंग भी इतने लेवल तक होती है कि बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो जाते हैं वो सब चीज़ों से, बहुत दुखी हो जाते हैं। जी हाँ। तो इससे बचे कैसे? बचना तो ना खैर भी बच मैं नहीं सकते, बट क्यों कोई नहीं बच सकते, मैं बताता हूँ। ओके। मैं कि मैंने कहा कि मेरे ऊपर चल रही है। मैंने इतने सारे रेमेडीज, इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें पढ़ी, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम हुँ। है। और क्योंकि मेरे ऊपर खुद भी चल रही थी, तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी है। तो मैंने कुछ रेमेडीज ऐसी लेकर आया हूँ जो कि आपकी शनि की साढ़े साती कब आई कब गई पता ही नहीं चलेगा, अगर आप वो चीज़ कर लेते हो। सबसे पहला, आपको भगवान श्री हरि की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ और होती है, मैं बताना भूल गया, कि जिसकी सड़े की साढ़े साती चलती है वो भक्त बहुत बन जाता है, ओके। बहुत पूजा करता है। खास तौर पे वो विष्णु जी की पूजा पता नहीं क्यों स्टार्ट कर हुँ। देता है, बहुत पूजा करता है वो। आपको शनि की श्री हरि की पूजा करनी है। श्री हरि में भी आपको, पीपल के वृक्ष में श्री हरि का वास माना जाता है, आपको उसकी पूजा करनी है। ओके। एक मंत्र है, नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ये मंत्र से आपको पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है और उसकी वंदना करनी है। हुँ। ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, सात मुखी का रुद्राक्ष जैसे ही साढ़े साती शुरू हो आपको धारण कर लेना चाहिए। मैं भी यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं सात मुखी का रुद्राक्ष यहाँ पहन के आया हूँ। ठीक है, हुँ। मैं इसको पहन के रखता हूँ। ओके। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, सातमुखी की रुद्राक्ष हुँ। मैं खुद पहनता हूँ। ज़रूर पहनना चाहिए आपको सातमुखी का रुद्राक्ष। सात रुद्राक्ष में तो शिव तत्व है ही, हुँ। शनि का फेवरेट रुद्राक्ष है, और सातमुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है कि ये लक्ष्मी रुद्राक्ष भी है। ओके। सातमुखी रुद्राक्ष पहनने से जो शनि घबराहट देता है ना, वो घबराहट खत्म हो जाती है। ये हुँ। सोख लेता है, ऑब्जर्विंग पावर है इस रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्षों का बहुत महत्व है। तो दूसरा काम आप ये करेंगे। तीसरा काम जो आपको शनि की साढ़े साती में करना है, कि आप ना जितना हो सके ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, आपका केदारनाथ है, अमरनाथ है, पैदल चल के जाइए। हुँ। आपके कष्ट कटेंगे यहाँ पे। हेलीकॉप्टर से मत जाना, पैदल चल के जाना। ठीक है, आपके कष्ट कटेंगे। हुँ। 3 चीज़ें कर लीजिए, साढ़े साती आपकी नॉर्मल हो जाती है। सो बहुत सारे लोग वो शनि मंदिर में जाके तेल भी चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि तेल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वही तेल हम किसी गरीब को दे दें तो उससे बहुत काम में आएगा। तो ये इसके बारे में आपका क्या बोलना है? ये देखिए, गरीब को देने के लिए बहुत कुछ है लोगों के पास, और ऐसा नहीं है जो तेल चढ़ाते हैं वो गरीबों को नहीं देते, वो हुँ। सब गरीबों को भी 100% खूब येस। देते हैं। ठीक है, और ये हमारी इच्छा है। ठीक है, हम दूध चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है, हुँ। हमारे देवता, हम चाहे जो करें। ठीक है, और जो जिसको जो करना उसे करने दीजिए, कुछ क्वेश्चन मत करिए इसमें। पर उससे होता क्या है तेल चढ़ाने से? श्रद्धा है। ठीक ओके। है, ये हमारी एक श्रद्धा है जो कि हम करते हैं। जैसे हुँ। शिव जी को दूध हुँ, चढ़ाने से हुँ। क्या होता है पूछ लो आप। ठीक है, हाँ। श्रद्धा है। ठीक है, हुँ। श्रद्धा भाव में इंसान बहुत काम करता है। ठीक है, जिसमें वो कंबल भी बांटता है, भगवान को पूजा भी चढ़ाता है, फूल भी चढ़ाता है। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना हुँ। स्थान है जो कि होना चाहिए। ओके। तो आपने जैसे एक वो मंत्र अभी बताया, ऐसे और भी मंत्र होते हैं साढ़े साती में जो लोग यूज़ कर सकते हैं, या चार्ट देख के वो सबके अपने-अपने नहीं अलग-अलग नहीं, ये मंत्र हैं? मंत्र शनि का ध्यान मंत्र है। ओके। और ये स्पेशली मंत्र मैं तो हर दिन पढ़ता हूँ हुँ। इसको।
आपको अगर शनि की साढ़े सात ही नहीं, शनि की किसी अंतर्दशा महादशा की भी समस्या, तो भी ये मंत्र आपको काम करेगा। इसके अलावा शनि गायत्री मंत्र है, हुँ, जो कि आप पढ़ सकते हो, बट ये नीलांजन मंत्र इज़ वेरी पावरफुल मंत्र। ओके। और एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी मुझे, आपकी अगर हिम्मत हो, दम हो, तभी ये मंत्र करना, हुँ, क्योंकि इस मंत्र के साथ एक कंपल्शन है। जब तक करोगे डेली करोगे, एक टाइम पे करोगे। ये नहीं कि आज सुबह किया, 2 दिन भूल गए, तीसरे दिन फिर से शुरू कर दिया, मज़ाक नहीं। शनि का मंत्र, शनि की रेमेडीज़ डिसिप्लिन के साथ। अगर आपकी साढ़े साती लेट्स सपोज़ 2.5 साल की बची और आपने आज से शुरू किया है, तो आप उसको पूरे 2.5 साल के टाइम पीरियड में करेंगे। हुँ, हर एक दिन करेंगे। नो मैटर आप बीमार थे, आप ट्रैवल कर रहे थे, कुछ नहीं, शनि नहीं सुनता ये सारी बातें, ठीक ओके। है? तो यू हैव टू मेक डिसिप्लिन इन मंत्रास। हुँ। मैंने ओम स्वामी जी की एक किताब पढ़ी थी ऑन मंत्रज़, वो मंत्रज़ आपके लिए उन्होंने बनाई थी। जिन लोगों के पास में गुरु नहीं है, वो उस किताब को पढ़ के सीख सकते हो। उन्होंने उसमें एक चीज़ कही थी कि अगर आपने मंत्र ठीक से नहीं पढ़े, उच्चारण सही नहीं है या उसकी टेक्नीक जब जैसे आपने कहा कि 2 बार करना है दिन में, वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया फिर नहीं किया। वो सब नहीं किया तो आपको पता भी नहीं है बट आपको बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट कर सकता है। ये मंत्र का क्या राज है अगर आप ये बता सको? सिर्फ यही मंत्र नहीं बट इन जनरल मंत्रस के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज दे सको, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, पर मीनिंग किसी को सबका नहीं पता। बट वो क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें चल रही है या मंदिरों में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो सबको ही अपने अपने मंत्र, एक वो फेवरेट मंत्र सबका होता है, वो पढ़ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए मंत्रास आर वेरी पावरफुल थिंग, इट इज़ अ प्रेयर सम हम्म, काइंड, स्तुति है एक। जैसे हमने नीलांजन मंत्र की बात करी, तो नीलांजनम, जिनका वर्ण नीला है, हम्म, क्षमा भाषम रवि पुत्रम, जो रवि के पुत्र हैं, यमाग्रजम, यम के अग्रज भ्रतर हैं, छाया मार्तंड, छाया के बेटे हैं। ये क्या है? ये शनि जी की स्तुति है। हम्म, ठीक है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं कि ज्ञान गुणों के वो सागर हैं। अब एक्चुअली हनुमान चालीसा तो मैथिली में लिखी है या हिंदी हम्म, अवधी भाषा में है, पर जो संस्कृत के मंत्र है, इसमें आप एक हलंत बदल दोगे तो मंत्र का मीनिंग बदल जाता है। हम्म, सो आप स्तुति कर रहे थे, क्या पता आप उसमें कुछ और बोलने लग गए। बिल्कुल। दैट इज़ वाई आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। और ये अब तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने वीडियो बनाए हैं प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखने के लिए, ताकि मीनिंग सही रहे। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि लोगों को मतलब ही नहीं पता है हम्म, कि हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर ओम नमः शिवाय पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। हर मंत्र में नमा बाद में आता है, इसमें नमा पहले आता है, हम्म, तो ये मीनिंग थोड़े से पता होने चाहिए। और चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मंत्र पढ़ते समय ना थोड़ा शांत रहो, ठीक है। आप, मैं अक्सर जो देखता हूँ, ओम नमः शिवाय, 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 जैसे रेस लगी है, कहीं जाना है, कहीं भागना है, भगवान से छूट जाएंगे ट्रेन की तरह, नहीं ऐसा मत करो यार, ठीक हम्म, है। ओम नमः शिवाय, जब आप इस रिदम में पढ़ते हो ना, आप एक बार पढ़ो, आपको शांति महसूस हो जाएगी, ठीक है। हम्म, सो मंत्र को हमेशा आपको एक रिदम, एक लय में धीमी गति से पढ़ना है, उसका मतलब समझते हुए। और उसकी एक स्तुति है, दैट इज़ वाई भाग दौड़ के नहाते हुए मत पढ़ो, एक जगह बैठ के आराम से स्तुति में पढ़ो, तब उसका रिजल्ट आता है। आपका गला वाइब्रेट करना चाहिए, बिकॉज मंत्र एक वाइब्रेशन वाइब्रेशन, क्रिएट करते हैं, राइट। जिसका ही फायदा आपको है। उसके बाद आपके लिप्स भी वाइब्रेट करने चाहिए इन द इनिशियल फेज ऑफ टाइम। जब हम्म, आप बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर रहे हो, 4 महीने तक आपको ये काम करना है। आफ्टर 4 मंथ्स आप उसको इतना धीरे बोलो कि आप बोलो आपके कान सुन ले। हम्म, उसके 4 महीने 8 महीने हो गया, उसके बाद आप अपने धुनी धुनी बोलते हैं इसको, या नाभि से मंत्र बोलें, जिसे कहते हैं कि मन में मंत्र पढ़ना। तो 8 महीने के बाद आप कैपेबल होते हो उस टाइप से मंत्र को मन में पढ़ने के लिए, पर वैसे शुरुआत में आपको बोल बोल के पढ़ना चाहिए। ओके। आपने एक चीज़ कही, हर मंत्र में नमः बाद में आता है बट ओम नमः शिवाय में पहले आता है। जी, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि मैं बहुत आदि क्यूरियस योगी हैं वो, ठीक है, सबसे पहले शिव आए थे। हूँ। शिव भगवान की वजह, आदि योगी कहा ही उन्हें जाता कि हुँ, उन्होंने ही नॉलेज दी थी सप्त ऋषियों को, राइट। और सप्त ऋषियों ने फिर वो नॉलेज को बखारा था। हुँ, तो नमः को हम उनके पहले रखते हैं, ओम नमः शिवाय, इसे एकाक्षरी मंत्र भी इसीलिए बोला जाता है। ओके, ओके। ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग चीज़ है मंत्रों की, जब जो पूरा यूनिवर्स है। और कोई चीज़ है जो लोगों को अब तक शायद मंत्रों के बारे में नहीं पता है? मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज सिंपल है लोगों को। हुँ, और मंत्रों के बारे में, मंत्र कई तरह के होते हैं हुँ, एक्चुअली, ठीक है। देयर आर सम तांत्रिक मंत्रास, देयर आर हुँ, सम सावड़ मंत्रास, और जो थोड़े से नॉर्मल मंत्र भी हैं हमारे, जैसे कि हर प्लेनेट का एक बीज हुँ, मंत्र होता है, वो भी क्या है, उस मंत्र, उस बीज मंत्र से भी हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। देयर आर सम रिस्की मंत्रास, जो हुँ, कि आपको बहुत फैसिनेट तो करेंगे कि यार मैं सीख लेता हूँ। जैसे वशीकरण के मंत्र हैं, हुँ, किसी को मारण मंत्र हैं, उच्चाटन मंत्र हैं, किसी को डेथ करा दो, ऐसे भी मंत्र हैं। यहाँ पे सावड़ मंत्र भी हैं। सावड़ मंत्र क्या करते हैं कि जो आपके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, उनको कसमों में बांधते हैं। हुँ, कि भगवान जी को, राम हनुमान जी को कसम देंगे श्री राम की, कि आप श्री राम के अगर भक्त हैं
आपको उनकी सौगंध, सीता मैया की सौगंध, आप मेरा ये काम करेंगे। तो साबड़ मंत्र इस तरह से तांत्रिक विधि में डाइटीज को, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको बांधते हैं। तो इस तरह के भी मंत्र होते हैं। तो आपको अगर सपोज कोई इंटरेस्ट है कि मुझे तांत्रिक मंत्र या साबड़ मंत्र करने हैं, कभी अकेले मत करना, ठीक है? आप गुरु के पागल हो साथ। जाओगे। कोई एक अच्छा लर्नेड पर्सन आपके सर पे हाथ रखे। कई मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बड़े इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें, किसे नहीं इंटरेस्ट आएगा कि लाओ मैं ही किसी का वसीकरण कर लूँ, दो चार आ जाए मेरे आसपास, ठीक है? बट वो पागल हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ठीक है? और वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठे वो। तो ये रिस्की भी हो जाता है। तो ये एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है हमें। राइट। हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, जो मांगलिक शादी वाली बात थी। मैं आपसे पामिस्ट्री को लेके इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये यहाँ पे कुछ लाइन देख के कहते हैं कि कितने बच्चे होंगे, कितनी शादियाँ होंगी। तो ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि स्कूल में वो एक सोशल मीडिया पे देख लिया था सबने, और फिर यहाँ देख के सब गेस कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ जी, होता है एक्चुअली। देखो पहले तो एक भ्रांति है कि कौन सा हाथ देखें, लड़के दायां देखें, लड़कियां बायां देखें। हम्म। एक्चुअली भगवान ने दोनों हाथ आप ही को दिए हैं, तो दोनों हाथ में आपका देख के बताया जा सकता है। ओके, इस पर्टिकुलर केस में आपको दायां हाथ देखना चाहिए फॉर बॉयज़ एंड लेफ्ट हैंड फॉर गर्ल्स। होता क्या है, यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं, हम्म। ये बेसिकली बता सकती है आपकी शादी होगी कब, ठीक है? ये जितना आपके हार्ट लाइन के पास में होगी उतनी शादी जल्दी, और जितना ये हार्ट लाइन से दूर होगी, यानी कि आपकी छोटी उंगली के हम्म। पास में होगी, उतनी आपकी शादी लेट होती है, ठीक है? अभी क्या है कि मेरे एक जैसे है, एक सिंगल रेखा अगर है, बिल्कुल टूटी हुई नहीं है, ये बहुत अच्छा माना जाता है ओके। कि आपकी एक शादी होगी, ठीक ठाक हम्म। चलेगी। दो हैं तो माना जाता है कि आपका कोई प्यार करोगे किसी से, शादी होगी किसी से, ठीक है? तीन वाले तो दिल फेंक आशिक होते हैं, ठीक है? वो एक नहीं, दो नहीं, कईयों से प्यार करेंगे, लेकिन जिस दिन शादी करेंगे उनसे ज़्यादा लॉयल आपको कोई नहीं मिलेगा। हम्म। चार वाले शादी नहीं करते। अगर चार रेखाएं हैं आपकी तो शादी नहीं करेंगे वो साधु बन जाएंगे, ठीक है? वो ओके। वैराग्य धारण कर लेंगे, ठीक है? ऐसा होता है। उसके बाद और भी सारे वेरिएशंस हम्म। होते हैं कि अगर आपकी मैरिज लाइन स्प्लिट हो गई है, हम्म। टूट गई है, तो डाइवोर्स का केस होगा। मतलब आप आपका रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है? दो मैरिज लाइन क्रॉस कर गई हैं तो अफेयर करोगे शादी में रहते हुए। इस तरह से इसको देखा जाता है। ओके। मेरा आप बता सकते हो मेरी शादी कब होगी या कुछ ऐसा? आपकी शादी बहुत लेट होगी, ठीक है? अच्छा है। 30s टू 30 के अराउंड करोगे आप, ठीक हाँ। है? अब देखो आपकी जैसे है ना, वो वाली जो आप दिखा दो कैमरे में, आपकी लिटिल फिंगर के पास में ज़्यादा है, हार्ट हम्म। लाइन से ऊपर है, हम्म। ठीक है? दैट इज़ वाई आपकी शादी लेट होगी। और आपका प्लान भी शायद ऐसे ही कुछ हो कि चल हाँ, रहा है कोई मेरा प्लान। मेरा प्लान 32 का ही था। यस, यही है। ओके। एंड कितनी शादी होगी वो कैसे पता चलता है, या अरे जब? एक ही होगी भाई, क्यों परेशान हो, ठीक है? नहीं, फिर भी गुड टू नो थिंग्स है सर। नहीं नहीं, ठीक है, एक ही शादी होगी। हम्म। प्यार करोगे किसी से, शादी होगी किसी से जब दो लाइनें होती हैं। यूजुअली लोग दो लाइन देख के क्या बोलते हैं कि दो शादी होगी भाई हाँ तुम्हारी, हाँ। ठीक है? ऐसे नहीं होता है, हम्म। ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी विवाह रेखा के साथ आपकी हृदय रेखा भी देखी जाती है, आपका गुरु पर्वत भी देखा जाता है। तो इट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसके बाद, तो ऐसे भी देख के बोला पर जाता है। सर पामिस्ट्री की जो ये साइंस जो है, ये आता कहाँ से? वही जो आपने वेदांगम हम्म। कहा था, उसी से आता है या नहीं, ये अलग? ये ज्योतिष सबसे पहले आया, और हस्तरेखा विज्ञान बहुत बाद में आया। हस्तरेखा विज्ञान को मैं ऐसे कहूँगा कि इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड साइंस। कई लोगों ने पाम को चेक किया, उसके बाद यही नाम भी है किताब का, ओके। इसी पे लिखा है पामिस्ट्री को। और अभी भी रिसर्च तो चल रही है, क्योंकि हम्म। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपकी बॉडी में चेंज होता रहता है, राइट। ठीक है? आपका ये रेखाएं बदलती हम्म। रहती हैं। कुछ साल पहले जैसी थी आज वैसी नहीं है, ठीक है? सो ये रेखाएं बदलती रहती हैं। इसके साथ साथ आपका जो कर्म है, हम्म। सचित कर्म है, उसके द्वारा ही ये बदलती हैं। जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जो यूजुअली इंसान का लेफ्ट हैंड होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है कि पिछले जन्म में क्या कांड करके आए हो तुम। ओके। तो ये ब्लूप्रिंट है। कोई भी हम्म। अच्छा व्यक्ति इसको पढ़ के बता सकता है कि इस जन्म में क्या क्या मिलेगा आपको, हम्म। ठीक है? और ये तो बनता बिगड़ता रहता है लेफ्ट हैंड में, ठीक है? बनता बिगड़ता वैसे दोनों में ही है, पर राइट हैंड में ये चीज़ें आपको आगे के जन्म में नेक्स्ट इवेंट क्या है ये बता सकता है, ठीक है? ओके। इन जनरल बता सकता है ये चीज़, ठीक है? जैसे कि अभी एक मैं बताऊं, आपके जो व्यूअर्स हैं, बड़ी एक छोटी सी चीज़ है, देख सकते हैं। अगर आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं क्रिस क्रॉस हो गई हैं, यूजुअली आप फीमेल के हाथों में देखोगे कि ऐसी रेखाएं ज़्यादा जी। मिलेंगी। दे आर द ओवर थिंकर्स। हम्म। बहुत सोचने वाले होते हैं, छोटी छोटी बात को बड़ा बड़ा सोचने वाले होते हैं, ठीक है? अगर क्रिस क्रॉस बहुत ज़्यादा होगी, क्यों हो रहा है? जिसकी भी हाथ की रेखाएं बहुत कट पिट गई हैं, वो बहुत सोच रहा है, या तो वो आपको रोगी मिलेगा, हम्म। या तो वो बीमार है, ठीक है? यूजुअली जो एक जनरल इमोशन देखा जाता है, फीमेल्स आर ओवर थिंकर, ठीक है? मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा, नहीं। ठीक है? बट यूजुअली ये देखा जाता है बिकॉज दे केयर अलॉट। बहुत केयर करती हैं, चाहे वो किसी बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो या फैमिली हो। दे केयर अलॉट, और उस केयर में वो बहुत सोचने लग जाती हैं, ठीक है? और तो इस वजह से उनके हाथों में ज़्यादा क्रिस क्रॉस देखे, पर लड़कों के हाथ में भी देखने को मिल सकता है, ठीक ओके। है? ये भी देखा जाता है।
और अगर 2-4 चीज़ें और याद आ गई, ठीक है? आपकी हथेली में अगर तिल इस तरह से है कि आप मुट्ठी बंद करते हैं, वो अंदर आ जाता है, हुँ, देन यू आर अ सेवर, आप सेविंग्स में ध्यान देते हो। अगर वो बाहर आ जाता है, तो आप दिल खोल के खर्च करते हो कि ज़िंदगी एक बार मिली है, 2 बार क्या सोचना, ठीक है? राइट, तो आप खर्च कर देते हो। राइट। ये ऐसे है। हुँ, तो सक्सेस भी हम इसे देख के बता सकते हैं हमें कितना सक्सेस मिलेगा लाइफ़ में? हाँ, जी, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है? सक्सेस के लिए आपका भाग्य का रेखा ज़रूरी है। हुँ, बस वैसे जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती है, ऐसे लोगों का भी भाग्य होता है, पर वो भाग्य बहुत बाद में एक्टिव होता है और जो आपने वो जिनकी बोमन ईरानी वाली बात कही थी वैसा? हाँ, वैसा ही। ओके। कई लोगों की भाग्य रेखा 35 के बाद आती है। हुँ, आप लगा देना भाग्य रेखा क्या होती है, तो लोगों को समझ में हुँ, आ जाएगा। कई लोगों की 40 के बाद तक मैंने देखा है कि भाग्य रेखा अब डेवलप हो रही है। तो उस समय जब ये लेट आती है, तो उसे भाग्य रेखा ना बोल के सुख रेखा बोला जाता है, ओके। ठीक है? और भाग्य रेखा जितनी पतली, जितनी निर्दोष निर्दोष मतलब टूटी हुई नहीं हुँ, है, उतनी ईज़ी लाइफ़ कि कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिल गई। यही है कौन-सी होती ईज़ी है ठीक। भाग्य रेखा? भाग्य रेखा आपके हथेली में बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है? और यहाँ से ओके। निकलती है ये भाग्य रेखा, ठीक है? ये आपकी हृदय रेखा है, ये आप कितने इमोशनल हैं ये बताती है। हुँ, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी हेल्थ के बारे में बताती है, आपकी लाइफ़लाइन के बारे में, जीवन कितना है उसके बारे में बताती है। अब मेरे हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं है, हुँ, ठीक है? यूजुअली लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा होती है, तो यहाँ से वो निकलती है, वो आपकी मेंटल कैपेसिटी को बताती है कि आप कितने बड़े थिंकर होंगे। एंड उसी के बीच में देखो हल्की सी अगर दिखे तो ये भाग्य रेखा है। जी। भाग्य रेखा ब्रांचेस अगर हैं भाग्य रेखा में, वो आगे चलकर स्प्लिट हो गई है, हुँ, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ेगा कुछ और, नौकरी कुछ और करेगा, हुँ, काम किसी और चीज़ का करेगा, वो अपना करियर बिल्कुल बदल देगा। तो भाग्य बदल देता है करियर आपका, ठीक है? ओके। तो मैं जो कह रहा था कि अगर आपकी भाग्य रेखा स्मूथ है, सिंपल है, तो आपको ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। अगर भाग्य रेखा में बहुत कट है, तो लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं होती है। हुँ, एक जगह बड़े दिन तक काम किया, आपने सोचा लाइफ स्टेबल होगी, बस उसी समय बदल जाएगा सब हुँ, कुछ। कंपनी बंद हो जाएगी या किसी से लड़ाई कर बैठोगे और फिर आपको करियर बदलना पड़ेगा। तो राइट। भाग्य रेखा बेसिकली पीस ऑफ योर लाइफ, आपका लक कितना स्ट्रांग हुँ, है, ये चीज़ को दर्शाता है। जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती है, उन लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हुँ, भाग्य उनका भी है, पर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, नौकरी अच्छी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये वाली जो आपने लाइन कही थी ये कौन-सी होती ये है? लाइफ लाइन है। लाइफ़ लाइन। तो मेरा भी जैसे ये भाग्य रेखा ये होगी। नहीं, नहीं, आपकी भाग्य रेखा ये इधर दिखाइए। आपकी भाग्य रेखा ये वाली है, ये ओके। ऐसे जा रही है। तो आप इसका कुछ कुछ और सोच के चले थे, जैसे आपके बीच में कटी हुई 2 मुही है, तो आप कुछ और सोच के ज़रूर चले होंगे और यहाँ तक कुछ और पहुँच हाँ, गए। डेफ़िनिटली। यही है, भाग्य रेखा अगर स्प्लिट होती है, यही कराती है। हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट इससे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों की नहीं होती। अब लोग देखेंगे ये हुँ, हुँ। और उन्हें नहीं दिखेगी तो वो पैनिक तो कर मैंने कहा जाएँगे। नहीं, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आज नहीं है, कल आ जाएगी, ठीक है? हुँ। अब किसी की संतान रेखा नहीं है या विवाह रेखा नहीं है, वो घबरा जाएगा, अरे साला शादी कब होगी, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है? हुँ, तो ये रेखाएँ डेवलप हो जाती हैं दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइएगा। हुँ। सर पर अगर कोई इंसान है जिसे पैनिक हो गया है, हुँ, हुँ। तो इसके लिए भी कोई रेमेडीज़ होती है? जैसे बहुत सारे लोग वो कुछ क्रिस्टल्स पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें काम करती है और किस तरह से काम करती है? ओके। सो देखिए, रत्न को तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, हुँ, क्योंकि वो पूरा आपका चार्ट हुँ, देखकर ही हुँ, पता चलता है। आपको रुद्राक्षों के बारे में हुँ, बताऊंगा, ठीक है? अगर आप बहुत पैनिक हो रहे हैं या आपको लगता है कि एनजाइटी मुझे बहुत हो रही है, तो आपको ज़रूर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक बार आप पहन के देखो, वो अपना काम खुद ब खुद करेगा। हुँ, इफ़ यू आर पैनिक अबाउट मनी, देन यू शुड वियर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको रिस्पेक्ट इज्जत नहीं मिलता, तो आपको 1 मुखी ज़रूर पहनना चाहिए। आपको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। हुँ, इस अगर आपको स्पिरिचुअल हाइट्स को प्राप्त करना है, तो आपको सिद्धि माला आती है, जिसमें 1 से लेके 14 मुखी के सारे रुद्राक्ष होते हैं, आपको ओके, वो पहनना चाहिए। इफ़ यू आर अ वेरी बिग बिजनेसमैन और आप बड़े-बड़े डिसीजन लेते हो लाइफ में, यू शुड वियर गणेश रुद्राक्ष, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने चाहिए, हुँ, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आएगा, मिलेगा कहाँ? तो ये हुँ, सब कुछ आपको जेम्समंत्रा.com पे मिलेगा, राइट। जो कि जिसका मेरी लिंक वेबसाइट है। जिसका लिंक बायो में होगा। बट थोड़ा-सा प्रमोशन कर दिया। नहीं सर वो तो बिल्कुल करना चाहिए। जी। पर सर आपने गणेश रुद्राक्ष कहा मुझे जी, जी। इस चीज़ के बारे में शंकर यस, यस। रुद्राक्ष भी कहा इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि वो 5 मुखी 7 मुखी हाँ, हाँ। ये वाले तो बहुत पॉपुलरली पता होते लोगों को। जी। ये क्या चीज़ मैं है? बताता हूँ आपको। गणेश रुद्राक्ष गणेश जी जैसा दिखता है, ठीक है? ओके, ओरिजिनल है, ठीक है? ओके, वो रुद्राक्ष तो इट इज़ अ रेयर रुद्राक्ष, बट वो निकलता है, उसमें गणेश जी की सूंड निकली होती है। ओके। आप सर्च करोगे तो आपको हाँ, फ़ोटो मिलेगी। एंड गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसे माता पार्वती और भगवान शंकर है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो 2 रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए, ये भी नेचुरली आता है, ठीक
ठीक पर है। ये तो फिर बहुत रेयर होंगे। यस, ये रेयर है पर मिल जाए, इतना भी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे रुद्राक्ष का होता है, जैसे नेपाल बहुत हम्म। फेमस है, इंडोनेशिया बहुत फेमस है, तो वहाँ पे आपको ये रुद्राक्ष मिल जाते हैं, ठीक है। ओके। सो रेयर है, दैट इज वाई सम कॉस्टली, थोड़े कॉस्टली भी हम्म। आते हैं, बट हाँ काम बहुत अच्छा करते हैं। और यूजुअली जो पहनते हैं उनको पता है कि काम ओके। कैसे करते हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्ष भी होते हैं हम्म। जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, उसे सरस्वती बंध पहनना चाहिए। हम्म। दो चार मुखी के और एक छह मुखी का रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहिए उसको, तो ये सरस्वती बंद कहला जाता है। और सरस्वती जी ओके। को तो आप जानते हो, ज्ञान की देवी है। इसी से एक बड़ी अच्छी कथा याद आ गई सरस्वती जी से। एक बार क्या हुआ कि माता सरस्वती बैठी थी, वीणा बजा रही थी, तो माता लक्ष्मी उनसे मिलने आती हैं। और माता लक्ष्मी उनसे कहती हैं कि ओहो आज तो बहुत थक गई मैं, ठीक है। तो सरस्वती जी कहती हैं कि अरे ऐसा क्या हुआ। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि अरे बार बार पृथ्वी पे जाना पड़ता है, कभी कभी पूजा करके बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, एक जगह जाओ दूसरी जगह जाओ, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मेरा। सरस्वती जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जिसके पास जाती हूँ उसके पास हमेशा रहती हूँ, हम्म। ठीक है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हाँ ठीक है, बट मेरे बिना तो किसी का काम नहीं चलता। मैं तो वैभव हूँ, संपत्ति हूँ, हर कोई मुझे पाना चाहता है, ठीक है। तो फिर सरस्वती जी कहती हैं कि हाँ ये बात सही है आपकी, लेकिन जिसके पास मैं नहीं हूँ उसके पास सुकून नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब ऐसे बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई दोनों के बीच में। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि अच्छा आप बेहतर या मैं बेहतर, ये तो चलो विष्णु जी ही बताएंगे, चलो उनसे मिल के आते हैं। तो माता लक्ष्मी सरस्वती जी को लेकर विष्णु जी के पास क्षीर सागर में पहुंचती हैं। विष्णु जी अपनी शैया में योग निद्रा में आराम से बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। माता लक्ष्मी जाती हैं उनके पास बैठ जाती हैं। उनके चरणों के पास गंगा जी बैठी हुई थी। सरस्वती जी खड़ी रहती हैं, बड़े देर से खड़ी हैं। तो सरस्वती जी कहती हैं लक्ष्मी आपने मुझे इनवाइट किया पर मुझे यहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं दे रहे हो आप, ये तो डिसरिस्पेक्ट है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप देखिए विष्णु जी के हृदय में तो मेरा वास है और चरणों में गंगा जी हैं, आपके लिए जगह नहीं तो मैं क्या करूं। अब सरस्वती जी को बुरा लगता है कि यार किसी मेहमान को बुला के आप ऐसे थोड़े कर हम्म। सकते हो, तो उन्हें श्राप दे देती हैं कि जाओ तुम एक पौधा बन जाओगी, एक वृक्ष बन जाओगी जो धरती में पाई जाओगी। और गंगा तुमने भी मेरी इज्जत नहीं करी, इसलिए तुम भी जाके अब मृत्यु लोक पर बहोगी, तुम्हें भी वहां पे एक नदी के रूप में हम्म। बहना पड़ेगा। अब लक्ष्मी जी कम थोड़े थी, लक्ष्मी जी भी सरस्वती जी को श्राप दे देती हैं कि जाओ तुम इसको दोबारा बोलता हूँ मैं। अब लक्ष्मी जी भी सरस्वती जी को श्राप दे देती हैं कि जाओ तुम भी नदी बन जाओगी, और तुम ऐसी नदी बनोगी तुम्हें कोई देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब सबने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब भगवान विष्णु जगे कि मामला ठंडा करने के लिए, अब लेट आए वैसे तो वो, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो, ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं देखो इन्होंने ये श्राप दिया। उन्होंने कहा देखो ये कोई श्राप नहीं है, ये सब विधि का विधान है। तो लक्ष्मी जी आप एक दिन तुलसी के रूप में जाने जाओगे पृथ्वी हम्म। पर, और गंगा जी आपको भागीरथी आएंगे जो कि जन कल्याण के लिए आपको पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। और सरस्वती जी आप जैसे ज्ञान जिसके पास होता है उसको दिखावा नहीं होता, उसके पास वो दिखा नहीं सकता, इसीलिए आप वो नदी हैं, वो ज्ञान की गंगा कह सकते हैं हम्म। जो कोई देख नहीं पाएगा। तो जिसके पास आप हो उसके पास आप हो, ये उसको पता है, उससे बात करने वालों को पता जी। है। अब ये एक सारी कथाएं हो गई, इसके बाद से ये हुआ, अभी भी मैटर शांत नहीं हुआ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसके पास मैं उसके पास सरस्वती नहीं, और सरस्वती जी ने कहा जिसके पास मैं उसके पास लक्ष्मी नहीं। तो अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो आपके पास लक्ष्मी नहीं है, और हम्म। आपके पास बहुत लक्ष्मी है तो सुकून नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये चीज़ें देखने को मिली। अब सब देवताओं में हाहाकार मच गया कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। सरस्वती अलग लक्ष्मी अलग तो हो नहीं सकता। तो सभी देवता शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि देखो ये फीमेल्स का मामला है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें, ठीक है, और आप लोग कोई और ढूंढो। तो वहीं पे गणेश जी जा रहे थे। तो गणेश जी से सब लोग देवता कहते हैं कि गणेश जी आप ही कुछ करो। तो गणेश जी कहते हैं कि चलो ठीक है मैं करता हूँ, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। तो गणेश जी जाते हैं, थोड़ा सा लक्ष्मी जी को मनाते हैं, वो नन्हे से हैं, ठीक है, थोड़ा सरस्वती जी को मनाते हैं और सबको साथ में लेकर आते हैं। दैट इज़ वाई हम जब पूजा करते हैं तो गणेश लक्ष्मी और सरस्वती साथ में राइट। बैठते हैं। तो यहाँ से ये कहानी कितनी सही कितनी गलत कितनी ऑथेंटिक आई डोंट नो, बट मेरी नानी ने मुझको सुनाई थी। और इस कहानी के पीछे एक मैसेज है कि आपको अगर लक्ष्मी और सरस्वती को बैलेंस रखना है तो आपके पास बुद्धि यानी कि गणेश होने चाहिए। बिल्कुल। जिनके पास गणेश यानी बुद्धि है
उन्हीं के पास लक्ष्मी भी रहेगी और सरस्वती भी एक साथ रहेगी। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी एक बैलेंस गड़बड़ हुआ तो आपको ज्ञान का अहंकार या धन का अहंकार हो सकता जी। है। तो इसी तरह से ये एक कथा मुझे बस याद आ गई। राइट, ऐसी राइट। बहुत सारी कथाएं हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलती है जिनका बहुत डीप मीनिंग है। हुँ, जैसे अब मेरा क्या है कि मैं इनको पढ़ता रहता हूँ और मैं इनके पीछे की मीनिंग समझने की कोशिश करता हूँ। अभी रिसेंट में मेरा ध्यान गया उसकी तरफ, सुग्रीव का नाम सुना होगा हुँ, आपने। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताता जी। हूँ आपके जो श्रोतागण हैं। जब भगवान श्री राम को माता सीता की तलाश थी तो वो वन में विचरण कर रहे थे। वो अकेले थे उनके भाई के साथ, कोई और था नहीं उनके साथ, ना कोई सेना थी। तो उनको हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी से वो गले भेंट लग जाते हैं। वो हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे रावण को हराना है और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए, एक सेना बनानी है। तो हनुमान जी श्री राम से कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। सुग्रीव राजा हैं किष्किंधा के और वो अपनी सेना आपको दे सकते हैं, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। हुँ, भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलने जाते हैं। सुग्रीव भी रेडी हो जाते हैं कि हाँ प्रभु, आपकी जो इच्छा है उसमें हम अपनी पूरी सेना और अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं राजा था, अब राजा हूँ नहीं। मेरे भाई बाली ने मुझे मार कर राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। तो अभी मेरे पास ये गिने चुने कुछ मेरे वफादार लोग हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो अगर आप मुझे मेरे राज्य को दिलवा देते हैं तो मेरी सेना आपकी सेना। हुँ, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हो भगवान श्री राम अगर चाहते तो बाली से ही चले जाते मिलने, कि बाली तो ऑलरेडी राजा है, मोर पावरफुल देन सुग्रीव, मैं उसी से मिल लेता हूँ। पर क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और बाली ने सुग्रीव की वाइफ का हरण किया था, जो कि गलत गलत कार्य है। राजा राज्य को जीते तो वो तो उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वाइफ को लिया, दैट इज वाई वो सुग्रीव की साइड खड़े हुए। हुँ, तो यहाँ पर भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि बाली को ललकारो। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर कोई आके आपको ललकार रहा है तो द किंग शुड मूव फॉरवर्ड और उसको अपनी प्रेजेंस वहाँ पे प्रस्तुत करनी पड़ेगी राइट। कि तुम किंग हो तो क्यों किंग हो। तो हुँ, शेर को प्रूव बताना करना पड़ेगा पड़ेगा। कि शेर वो शेर क्यों है। तो बाली ने वो एक्सेप्ट किया और सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। बहुत मारा गया बाली, बहुत मारा, बाली कह रहा हूँ, बहुत मारा गया सुग्रीव। सुग्रीव। ठीक है, बाली ने खूब मारा बिकॉज बाली के पास एक पावर थी। वो जिससे भी लड़ता था उसकी आधी पावर उसके अंदर आ हुँ, जाती थी। तो वो आपसे 3 टाइम्स हो जाता था, आप 50 रह गए वो 150 बन गया। हुँ, तो 3 टाइम्स पावरफुल है आपसे। बहुत मारा गया बेचारा सुग्रीव। तो फिर सुग्रीव जी आते हैं, भगवान श्री राम से बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने, पूरे प्लान तो आपने गड़बड़ कर दिया, उसने बहुत धोया मुझे। ठीक है, तो श्री राम कहते हैं कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, हुँ, मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सुग्रीव कौन बाली, दैट इज वाई मैं नहीं कुछ कर पाया। अब ये सब हुआ तो भगवान श्री राम का एक काम करो, माला पहन के जाओ, अगली बार जाओगे तो काम फिट हो जाएगा। वो माला पहन के जाते हैं, दोनों में युद्ध होता है। इस बार वो बाली को तीर मार देते हैं और बाली वहां पे गिर जाता है। हुँ, अब ये सब तो हमने बचपन से सुना है ये कहानी, ठीक है, पर इसके पीछे का सेंस क्या है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ही वो हो जो सिगरेट पीने के लिए हाथ उठाता है, और आप ही वो हो जो कहता है कि मुझे कल से छोड़ देनी है। आप ही हो जो कि 8 PM का पैग बनाता है और आप ही कहते हो कि यार इससे लीवर खराब होगा, मैं छोड़ दूंगा इसको। आप ही वो हो जो कहता है कि मेरा यार तून निकल आ रही है, मुझे जिम जाना हुँ, है, और आप ही वो हो जो सुबह उठता नहीं है। हुँ, आप ही वो हो जो कहता है कि एग्जाम्स आ रहे पढ़ना है, और आप ही वो हो जो कि थूप सोता है या रील चलाता है। तो आप ही सुग्रीव हो और आप ही बाली हो। हुँ, ठीक है, देर आर टू साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। सुग्रीव वो है जो चाहत रख रहा है, जो सिगरेट छोड़ना चाहता है, नशे छोड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ड्रीमर है ये। पर उसके सामने उससे 3 गुना पावरफुल बाली खड़ा हुआ है जो कि उसको काम करने नहीं दे रहा है। वो भी आप ही हो, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई राइट। देते हैं। अब इस लड़ाई में, युद्ध में सुग्रीव कैसे जीतेगा? सुग्रीव जीतेगा भगवान श्री राम के आने से, यानी कि हुँ, हायर सेल्फ कॉन्शियस। जब आपके पास वो ज्ञान होगा, स्पिरिचुअलिटी या वो बुद्धि कहें अगर सिंपल भाषा में, जो कि सही गलत का फैसला देने में आपकी मदद करेगी, श्री राम का भक्ति का मार्ग होगा आपके पास, तब सुग्रीव को जब उसका सहारा मिलेगा तब सुग्रीव बाली को हरा पाएगा। वॉव! सो दिस इज द स्टोरी। ऐसी कथाओं में कितना कुछ छुपा हुआ है। हुँ, अभी एक और याद आ रही मुझे, ठीक है। समुद्र मंथन की कथा हम सभी ने सुनी, ठीक जी। है, कि दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में जाते हैं और कहते हैं कि कुछ गुस्सा हो जाते हैं वो कि नहीं बनेगा यार, तुम्हारा सारा वैभव विहीन हो जाओ, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है, सारा स्वर्ग का वैभव धन खत्म हो जाता है, समुद्र में चला जाता है। फिर वहाँ पे सभी लोग विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब ये मंथन किसका हो रहा है? ये मन का मंथन हो रहा है।
अगर आप समुद्र मंथन की पूरी कथा सुनोगे तो आपके एक तरफ पॉजिटिविटी यानी देवता खड़े हुए हैं, एक तरफ निगेटिविटी यानी कि असुर खड़े हुए हैं और मंथन कर रहे हैं किसका? आपके मन का मंथन कर रहे हैं। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा नहीं, इसमें ये है कि आप जब मन का मंथन करोगे तो देयर आर सम वाइसेस जो कि असुर, उनका भी सहारा लेना पड़ेगा और उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। फिर एक-एक करके जो रत्न निकलते हैं तो वो पूरी जर्नी है आध्यात्मिकता राइट। की। हर एक रत्न एक मैसेज देके आगे बढ़ रहा है। मैं इसको शॉर्ट में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सबसे पहले विष निकलेगा। विष कहेगा कि आपके अंदर की जो गंदगी है, जब आप ध्यान करने निकलते हो तो वो गंदगी है आपके अंदर की जो सबसे पहले निकलेगी। उसके बाद कामधेनु आएंगी। अगर आप इस स्टेप पे पास हो गए, नाउ यू आर प्योर लाइक कामधेनु। इससे भी पार हो गए, फिर आपके पास नेक्स्ट चैलेंज आएगा अश्वशरैया घोड़ा का। घोड़ा, एक तो घोड़ा तेज, ऊपर से ये पंख वाला घोड़ा, ये और तेज उड़ता है, मन की गति। फिर आपको इसको भी जीतना पड़ेगा। फिर एरावत आएगा, काम क्रोध मद लोभ, क्योंकि उसकी 4 सींग होती है। और एरावत का मालिक कौन बैठा? कौन? इंद्र। योर 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस और काम क्रोध मद लोभ से ऊपर बढ़ोगे तब नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। नेक्स्ट स्टेज में आपको मिलेगी कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि इसकी भक्ति मार्ग है, वो भगवान विष्णु के दिल में रहता है कौस्तुभ। तो भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। फिर कल्प वृक्ष आएगा, आप ट्री ऑफ डिजायर्स, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। डिजायर से भी ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आएगी रंभा यानी वासना। रंभा इज अ डांसर ऑफ गॉड्स कोर्ट, तो वो डांसर है यानी वासना से भी ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आएंगी लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी धन, धन के वैभव से, समृद्धि और परिवार की चाहतों से ऊपर जाना पड़ेगा। फिर वारुणी आएंगी, द गॉडेस ऑफ ड्रग्स, नशे की देवी। ओके। नशा सिर्फ पैसे का नहीं है, नशा ज्ञान का भी हो सकता है, नशा किसी भी चीज़ का हो किसी भी सकता है। चीज़ का। उस सब नशों से ऊपर जाना पड़ेगा। देन यू अटेन द मून, चंद्रमा जो भगवान शंकर ने रखा है, यानी कि पीस, शांति। फिर आएगा परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष इज समथिंग, एक ऐसा वृक्ष है जिसको टच करते ही सारी थकान उतर जाती है। ये भी जब आपने अटेन कर लिया, उसके बाद आता है पांचजन्य शंख। ठीक है, यानी कि यू आर द विक्टरी। आपको अब आप विजेता हो, आप जीत चुके हो। शंख का यूज होता है जब आप जीत जाते हो, तब उसको बजाया जाता है। श्री कृष्ण ने रखा शंख। इसके बाद आएंगे धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर। धन्वंतरी इज अ फिजिशियन ऑफ गॉड, राइट। यानी कि गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। जब ये सब हो जाएगा तब आपको अमृत मिलेगा। ठीक है, तो जीरो विष से लेके अमृत की जो पूरी कथा है, ये एक इंसान जो किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, आत्मा है, उसको कैसे परमात्मा से मिलना है, कितने चैलेंजेस बीच में आएंगे, इसकी पूरी कथा है। बिल्कुल। कितने ब्यूटीफुली हमारे एंसेस्टर्स ने चीज़ों को समझाया हमें। सर मैं अभी कुछ दिन पहले बैंगलोर में था एंड वहाँ पे एक इसरो के एक्स साइंटिस्ट है, अभी वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने रामायण के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ जो समझाई वो ये कि रामायण जब आप देखते हो तो ये एक कथा है, राम भगवान श्री राम के साथ में जो हुआ उनकी एक कथा है, सीता माँ के साथ जो हुआ वो है। बट अगर आप उसके डिटेल्स में जाओगे, ये आपको ज्योग्राफी भी समझाती है पूरे भारत की, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है और सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। महाभारत भी सेम, अगर आप उसके डिटेल्स में जाओगे वो आपको पूरे भारत की ज्योग्राफी समझाती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि हर कथा में एक लेसन छुपा हुआ है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम वो कथा को स्टोरी समझ के इग्नोर कर देते हैं। करेक्ट। हम उसका मॉरल एजुकेशन जो है वो देखते ही नहीं कभी। जी बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल से अब चीज़ें बदल रही हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आ रहे हैं राइट। आपके जैसे, जो कि इन सब चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुला के अनरेवल कर रहे हैं लोगों के सामने। सो मेरे ख्याल से अब चीज़ें बदल रही हैं और ये अच्छा ही एंड है, इसका भविष्य अच्छा है। राइट। सर एक और चीज़ जो आती है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड फिर न्यूमरोलॉजी। जी। अब न्यूमरोलॉजी को लेके भी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे चंद्रयान का एक था 5-10 का जो टाइम था, तो लोगों ने कहा कि 6 एक बहुत शुभ नंबर होता है, उसलिए वो था। बहुत आपने, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि नंबर्स वो आपने एक टर्म यूज़ किया था, मैं भूल गया अभी वो टर्म, बट उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं नंबर्स ओके को। ओके, ठीक तो है। ये पूरा साइंस आप समझा सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी का ओके। क्या साइंस है, क्योंकि 9 नंबर भी जैसे हिंदुइज्म में बहुत शुभ माना जाता है, तो ये सब क्या है? तो अंक ज्योतिष जो है, अंक ज्योतिष किसी ग्रंथ में, पुराणों में नहीं मिलता लिखा हुआ। ठीक है, नंबर्स मिलते हैं, और पुराने टाइम में नंबर्स श्लोक के फॉर्म में लिखे जाते थे। बहुत बहुत बाद में इनको डिजिट के फॉर्म में लिखना स्टार्ट हुआ। श्लोक के फॉर्म में लिखे जाते थे हाँ, मतलब? मंत्र जैसे सहस्त्र नाम, मतलब हजारों के नाम। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ओके। लिखे जाते थे। तो उसके बाद डिजिट्स में हुआ कि 1 को 1 लिखोगे, 2 को 2 लिखोगे। उसके बाद लोगों ने रिसर्च करी, ये ज्ञान कहीं ना कहीं भारत देश से ही पनपा। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत थी कि हम लिखते नहीं थे कुछ। हमारे यहाँ गुरु परंपरा चलती थी, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, शिष्य आगे पास ऑन करते थे। तो हमारे यहाँ लिखने की, डॉक्यूमेंट करने की प्रोसेस नहीं थी, जिस वजह से भी काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे नुकसान हुआ हमारे यहाँ। यूरोपियंस आए, वो लेकर चले गए इस नॉलेज को, उसको इन्होंने फिर कन्वर्ट करा न्यूमरोलॉजी के अंदर। एक पैटर्न फॉलो किया कि 1 तारीख को इतने लोग पैदा हुए, क्या कॉमन है इनके अंदर।
2 करोड़ इतने लोग पैदा हुए, क्या कॉमन है इनके अंदर? उसके बाद इसे एशियन कंट्रीज़ में जैसे चाइना, ताइवान, ये लोग लेकर चले गए। इन्होंने अपना इसमें ज्ञान डाला, जैसे चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी क्रिएट करी गई। ये दोबारा लौट के फिर भारत आ गया। अब भारत में इस टाइम तक क्या था कि ज्योतिष का ज्ञान था, तो ग्रहों के बारे में तो हमें पता था, जैसे 9 ग्रह होते हैं। उधर से हमको 9 नंबर फिर से पता चले, तो हमने क्या किया, नंबरों को प्लैनेट से एसोसिएट कर दिया। इससे पहले नंबर हुआ करते थे कि 1 नंबर वाले ऐसे, कभी ये नहीं बोला जाता था कि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ये लोग ऐसे। तो यहाँ से न्यूमरोलॉजी शुरू होता है। हर एक नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन और अपनी एक कला है, जो कि मैंने अपने यूट्यूब में बहुत बताया है। तो आप कुछ नया पूछो तो मैं वो यहाँ पे बताऊँ। तो सर न्यूमरोलॉजी के बारे में आपके अकॉर्डिंग कोई एक ऐसी चीज़ जो लोग शायद अब भी नहीं समझ रहे या समझने के बाद ओके, भी इग्नोर कर रहे हैं, गुड क्वेश्चन। न्यूमरोलॉजी ऐसी चुटकियों में आपकी स्ट्रेंथ बता सकता है, ठीक है? जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 नवंबर नंबर 1997। 7। नंबर 7 से जो भी व्यक्ति रूल होगा, ऐसे व्यक्ति के पास इनबॉर्न इंट्यूशन होती है। जो चीज़ें होने वाली होती हैं, इसको कहीं ना कहीं उस चीज़ का आभास हो जाता है, थोड़ा बहुत इसको पता चल जाता है। ये कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा एंशियस और घबराता भी है, लेकिन जब उस चीज़ में उतरता है, ये वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म करता है। नंबर 7 केतु का नंबर है, ठीक है? केतु के पास हेड नहीं होता, उसका सर नहीं होता। सर नहीं है तो आंखें नहीं है। दैट इज़ वाई देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप नंबर 7 को पैदा हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। यू नीड योर फ्रेंड्स फैमिली टू गाइड यू, या फिर एक सेकंड ओपिनियन के लिए आपको जाना पड़ेगा, जिसमें कोई बुरी बात नहीं। बट नंबर 7 इज़ अ रिसर्चर। उसको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। ही इज़ अ क्यूरियस पर्सन। उसको सब कुछ जानना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है? उसको सब कुछ पता है, क्योंकि आंखें नहीं है इसलिए वो चीज़ें देखता है नंबर 7 जो आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। इसीलिए वो जितने भी अकल्ट, आप क्यों लगता है क्यों आप ये अकल्ट और इन सारी कहानियों के पीछे छुपे जा रहे हो, ठीक है? यही रीज़न है, क्योंकि जिन चीज़ों को लोग आंखों से नहीं देख सकते, केतु उनको देखना चाहता है, बिल्कुल ठीक है? तो देखिए, मैंने आपके एक 7 से आपके बारे में बता दिया और आपने रिलेट भी किया होगा। जी। क्यूरियस वाली जो आपने चीज़ कही, रिसर्च वाली, वो डेफिनेटली, एंड ओपिनियन वाला भी। तो जैसे सुरेंद्र से मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियंस लेता हूँ इस शो को लेके। वो मेरा साउंड बोर्ड है, तो मतलब मैं उस पे जो भी फेंकता हूँ वो रिटर्न मुझे फिर उसका व्यू देता है। तो ये तो बहुत ट्रू है। बट न्यूमरोलॉजी से हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब सुरेंद्र ने आपकी टीम से फर्स्ट टाइम बात की थी, तो हम उसने न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की थी कि ऐसे चीज़ों पे हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो उसे पता चला कि 5-10, क्योंकि 6 बहुत एक लकी नंबर होता है या शुभ होता है, तो उसने मुझे कहा कि पॉडकास्ट का अब से 5-10 को रिलीज़ करेंगे 5 बजे की जगह। हाँ तो जी, हाँ। ये सब क्या होता है फिर? देख, लकी नंबर्स होते हैं, ठीक है? और हर किसी के लिए हर नंबर ज़रूरी नहीं है कि लकी हो, इसकी भी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है। पर हर नंबर का एक कोर वैल्यू होता है। हमने नंबर 6 की बात करी, मैं भी अपने जो वीडियोस हैं वो 8:34 पे रिलीज़ करता हूँ, बिकॉज 8 + 3 11 + 4 15, 15 को भी 1 + 5 = 6। नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ ग्लैमर, लग्जरी एंड मीडिया। तो ये हमारा जो काम है वो यूट्यूब और ये सब ग्लैमर और मीडिया का ही काम है। राइट। दैट इज़ वाई ये नंबर इसी चीज़ के लिए है। तो हमें इस नंबर को फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है, ताकि हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें हमें। तो हम नंबर 6 को फॉलो करते हैं। सिर्फ इसी में नहीं, हम अगर कोई ऐसा प्रोफेशन बनाना चाहता है, जैसे ग्लैमर वर्ल्ड में, इंडस्ट्री या लग्जरी वर्ल्ड में जाना है, बिजनेस करना है, वो भी अपनी कंपनी का नाम नंबर 6 पे ऐड करे। कल मैं लेवल सुपर माइंड के साथ था, ठीक है? उनकी कंपनी का गेस करिए किस नंबर पे ऐड होता है? 6। 6 पे, ठीक है? तो एवरीवन इज़ फॉलोइंग इट, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि सबको 6 पे करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके बिजनेस का स्टाइल कुछ इस तरह से कि उसके लिए नंबर 1 लकी हो, ठीक है? लेट्स सपोज आप पॉलिटिशियन हैं, ठीक है? तो आपको अपने काम नंबर 1 के अराउंड करने चाहिए या नंबर 9 के अराउंड करने चाहिए। लेट्स सपोज यू आर एजुकेशनिस्ट, आप पढ़ाते हो, ठीक है? तो आपको नंबर 3 का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। आप शेयर मार्केट करते हो तो आप यू शुड यूज़ नंबर 4 एंड नंबर 8। आप बहुत ज़्यादा लेट्स सपोज बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज़ का जिसमें मनी ट्रांजैक्शन बहुत है, आपको नंबर 5 यूज़ करना चाहिए, ओके? और आपको बहुत बड़ी कोई वेल्थ या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनानी है, देन यू शुड चूज नंबर 8 एंड नंबर 9। ओके। तो जैसे एक और जो चीज़ मुझे किसी और ने बताई थी, मेरा जो बर्थ डेट है उसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो नंबर 8 आता है। एंड नंबर 8 के लिए मुझे गणपति भगवान की पूजा करने बोली थी। तो ये सब नंबर से रिलेटेड फिर भगवान कहाँ से आ जाते हैं? ये भी मैं कहूँगा कि लोगों ने रिसर्च करके ही बनाए हैं। ओके। और वैसे तो भगवान की उनकी पूजा करें जिनके लिए श्रद्धा आ जाए। आप मुंबई में रहते हो तो गणपति की पूजा तो बनती है आपकी, बिल्कुल। ठीक है? सो ईश्वर की भक्ति में कुछ मत देखिए, जिसमें दिल से आवाज़ आ जाए आप उनकी पूजा करिए, वही सबसे अच्छा है आपके लिए। तो जैसे नंबर 6 का आपने कहा,
बहुत सारे ये वेस्टर्न साइड में होता है कि नंबर 333, 999, सिक्स नहीं सिक्स नहीं, इंडिया में बहुत होता है, ये ठीक है। इंडिया में भी होता है? बहुत ज़्यादा, इसे एंजल नंबर्स बोला जाता है। ओके। एंजल नंबर्स बेसिकली कि मुझे कोई नंबर पैटर्न बार बार दिखाई दे रहा है, हम्म। आपके व्यूअर्स कमेंट करके बताएंगे। अधिकांश लोगों को डबल वन बहुत बार दिखता है। हम्म। मोस्ट कॉमन एक है एंजल नंबर, जो कि बहुतों को बहुत बार दिखता है, और जब भी ये दिखता है उसके कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद आपके साथ कुछ नया होता है। तो इट इज़ अ नंबर ऑफ, और मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ साइन ऑफ न्यू बिगनिंग। ओके। एक नई शुरुआत का साइन है कि कुछ नया होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। इसी तरह से हर एक कॉम्बिनेशन की अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सीइंग 369 रिपीटेडली, तो इसका ये मतलब है कि समथिंग वेरी न्यू, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सडनली आपके साथ होगी। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। हम्म। ये 369 का मतलब है। ऐसे 888 अगर, या 4 बार 8 आपको बार बार दिख रहा है, तो बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, बहुत बड़ी अबेंडेंस, या कुछ बिक नहीं रहा था तो बिक जाएगा। तो 8 नंबर, ऐसे हर एक नंबर का अपना अपना मीनिंग होता है। इन्हें एंजल नंबर्स कहा जाता है। एंजल नंबर्स इसीलिए कहा जाता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि देवदूत आए, हम्म। मुस्लिमों में कहा जाता है फरिश्ते आए, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता था कि एंजल्स आए। ठीक है, तो ये एंजल नंबर वहाँ से उठाया गया है। ग्रीक में बहुत फॉलो होता था, तो अब इंडिया में भी बहुत लोग मानते हैं इसको। ओके। तो जैसे ये आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स कहे, ऐसे कोई ऐसे भी नंबर्स है जो अनलकी होते हैं, जिन्हें मतलब अपशगुन है नो बेसिकली? नो, कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है। इट इज़ योर परसेप्शन कि आप उसको लकी अनलकी मान बैठो। जैसे जैसे कि 13 नंबर को बहुत लोग बोलते हैं कि 13 नंबर का फ्लैट वगैरह नहीं लेना चाहिए, मैं ये समझ क्यों? गया। अभी मैं जैसे यहाँ पे रह रहा हूँ ना, लोअर परेल हम्म। ग्रैंड आईटीसी में 13वां फ्लोर ही नहीं है। और ऐसे हम्म। आप कितने होटलों में जाओगे जहाँ लिफ्ट में देखोगे कि नंबर 13 का फ्लोर होता ही बिल्कुल। नहीं है, ठीक है। और होटल्स में कई बार तो जैसे ब्लॉक ही नहीं बनाया, हम्म। पूरे सेक्टर ही नहीं बनाया 13 नंबर का। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात नंबर 13 की नहीं है, ये बात नंबर 4 की है। 4, 13, 22, 31, ये चारों नंबर राहु से रूल होते हैं। एंड राहु एक ऐसा नंबर है जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी करवा सकता है, मिस्टीरियस नंबर है, हम्म। ठीक है। राहु को सौरमंडल में आप देख नहीं सकते। वो एक परछाई है, किसकी? चंद्रमा की परछाई, जो उत्तर दिशा में पड़ेगी या नॉर्थ नोड पे पड़ेगी, दैट इज राहु। ओके। अब राहु परछाई से आप बता सकते हो कि काला या गोरा है, या हम्म। कितना लंबा है? नहीं, दैट इज वाई राहु को आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए राहु जब 13 के रूप में आता है तो ये अनप्रिडिक्टेबल काम करवाता है। बट यही राहु है जो जब 2020 में आया, 2+0+2+0, वो 2020 4 नंबर का साल था। हम्म। तो राहु ने बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करी, ट्रू। लेकिन उसके बाद आप देखो कितने ज़्यादा लोगों का जीवन जीने का तरीका बदल गया। हम्म। जब भी कहीं पर कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करवाना है, तो वो सिर्फ राहु करवा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करा सकता। अगर ढर्रा एक जैसा सालों साल चल रहा है और उसको बदलना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या पूरे यूनिवर्स की हो, तब राहु को आना ही पड़ेगा। और जब राहु आएगा तो वो चीज़ों को पहले खराब करेगा, ख़त्म करेगा कि स्टॉप इट। अब एक नया सिलसिला हुआ, नया सिलसिला वहाँ से स्टार्ट होता है जूम क्लासेस लेने का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाने का। लोगों को समझ में आता है कि यार बहुत पैसे के पीछे भाग लिए, फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट शुरू ठीक है, होने का। पॉडकास्ट शुरू हो गए, हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, अपने परिवार के साथ समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कितनी सारी चीज़ें लोगों की लाइफ में उस वक्त से चेंज हो गई। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लोगों ने क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो राहु ने सब चीज़ों को एक मैसेज देकर गया। दैट इज़ वाई 13 को थोड़ा सा लोग ऐसे बुरा भी मानते हैं, बट अगर आप इसको समझो, ये तभी आता है आपकी लाइफ में जब एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है राहु। ऐसे 22 की एक अलग कहानी, 31 की एक अलग कहानी। तो हर एक नंबर्स की अपनी एक स्टोरी है, और हर एक नंबर का अपना एक फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 24 को बहुत लकी मानते हैं लोग, और कई लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं नंबर 24, ठीक है। क्योंकि इसको माना जाता है कि ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो कि अबंडेंस लेकर आता है। फिर से देखिए, नंबर 24 किसके जोड़ के क्या आएगा? 6। 6। सो 6 का प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है 24 को, ठीक ओके। है। तो अगर आप भी अपने काम 24 को करें, या फिर 24 नंबर कहीं दिखे, तो एक शकुन शास्त्र में भी बोला जाता है कि आप उस चीज़ को ज़रूर करें, उस काम को ज़रूर करें। तो ओके। नंबर्स की जो दुनिया है तो बहुत। एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, नंबर 24 को आपने कहा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 6, नंबर 42 क्यों नहीं? 42 इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 6, बट क्योंकि 42 तारीख को कोई पैदा नहीं होता ना, इसलिए मैंने नहीं बोला। ओके। तो ये है टेक्निकली एक साइंस ही, यस। जिसे भारत में ही शायद इसका इजाद हुआ था, बट ट्रैवल करके, जैसे अराबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, है तो भारत के ही नंबर्स, यहाँ से ही बाहर गए, फिर रिटर्न रीपैकेज होके हमें ही मिले। रीपैकेज होके हमको मिलता है, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको लिखित रूप में मिलती है। कई लोग हैं बदमाश लोग जो कि हर इंडस्ट्री में होते हैं, हम्म। जिन्होंने इसको बदनाम किया, बट
ये फिर से जन्म ले रहा है एंड इट इज़ लाइक अ फिनिक्स जो अपनी राइट। राख से खुद वापस उतरता है और पूरी दुनिया में छाता है। हम्म। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि एवरी वन शुड हैव सम नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड हम्म। एस्ट्रोलॉजी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीखें। आप सीखें और आपको तभी मज़ा भी आएगा। हम्म। इस पॉडकास्ट में हो सकता है सुन के लोग कई सारे कमेंट करें कि ऐसा नहीं वैसा। आप एक बार सीखो फिर कमेंट बिल्कुल। करो, ठीक है? आप जिस दिन ज्योतिष सीखोगे ना आप खुद बदल जाओगे। हम्म। आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि यार जो हुआ वो पहले से रिटर्न था, जो होने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर हो सकता हूँ। हम्म। मैंने बहुत देखा है, मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, मैं किस्मत से रोज़ खेलता हूँ, ठीक है? तो मैं इस बात को मानता हूँ कि आपको ज़रूर करना चाहिए। सर आपके वेबसाइट पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि अगर चाणक्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट इस साइंस को यूज़ कर सकते हैं तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें जी, तो बिल्कुल बिल्कुल कर विश्वास सकते हैं। करना चाहिए। जी हाँ, कर सकते हैं। इवन आप जब गीता पढ़ोगे ना, तो वैसे तो गीता में एक्सप्लिसिटली कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं की गई है, वो एक कर्म प्रधान ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। बट उसके भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिष्याम रविरंशुमान मारीची मारुतामाश्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो श्री कृष्ण ने वहाँ में कहा, इसका भावार्थ ये होगा कि श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि सभी आदित्यों में, आदित्य मतलब ऋषि कश्यप की दो वाइफ थी, एक अदिति एक दिति। अदिति से 12 सेलेस्टियल्स पर्सनालिटीज़ ने जन्म लिया, जिसमें आहाता, सविता, वरुण और एंड में थे वामन। हम्म। तो इन 12 को आदित्य, अदिति से क्योंकि जन्म लिया था तो आदित्य बोला गया। हम्म। तो इन 12 आदित्यों में मैं वामन हूँ, यानी कि मैं विष्णु हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये। उसके बाद श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ज्योतिष्याम रवि रंशुमान, ज्योतिष की दृष्टि से मैं सूर्य हूँ, हम्म। ठीक है? रवि मतलब सूर्य होता है, रवि रंशुमान, मैं सूर्य हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मारीची मारुताम अश्मि, ठीक है? देर आर 49 काइंड्स ऑफ मारुता, ठीक है? ये दिति से आता है, जो राइट। उनकी सेकंड वाइफ थी दिति। दिति के वुम्ब में उन्होंने कहा था कि एक मैं ऐसा बेटा जन्म दूंगी, एक ऐसे संतान को जो इंद्र जैसा होगा। इंद्र हम्म। मतलब गॉड ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सॉरी गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, या ठीक है? इंद्र किंग ऑफ जैसा ऑल होगा। गॉड्स। तो इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने उनके वुम्ब पे अटैक कर दिया। हम्म। उसमें 49 स्प्लिट हो गए और 49 फीटस बन गए वहाँ पे, ठीक है? इनको मारुता का नाम दिया गया, यानी कि विंड। हम्म। 49 अलग अलग तरह की हवाएं, ठीक है? इसमें भी मारीची नाम की जो हवा है, जिसे परिवाह भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्राणवायु की तरह है, जिसे आप, मुझे लगता है ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा मैं वो मारीची हूँ, यानी कि मैं ही ऑक्सीजन भी हूँ। फिर हम्म। बात हुई नक्षत्रों की, नक्षत्राणाम अहम शशि, सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मून इज़ अ हस्बैंड ऑफ ऑल नक्षत्रा। ओके। तो जैसे आप नक्षत्रों के नाम सुनोगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हम्म। आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये सारे औरतों के नाम हैं। ये सारे नाम फीमेल्स के हैं। कौन हम्म। हैं ये फीमेल्स? ये हैं राजा जो दक्ष थे उनकी बेटियां हैं। बेटियां, राइट। 27 नक्षत्र थे, तो 27 बेटियों से शादी करी एक हम्म। आदमी ने, दैट इज मून। तो चंद्रमा इज अ किंग ऑफ ऑल नक्षत्र या फिर हस्बैंड ऑफ ऑल नक्षत्र, तो ऐसा बोला जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं इन नक्षत्रों का भी स्वामी मैं ही हूँ, हम्म। ठीक है? तो मैं ही सूर्य, मैं ही मारीची, मैं ही विष्णु और मैं ही चंद्रमा, ठीक है? तो यहाँ पर एक क्लियर कट भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज दिया सबको कि ज्योतिष से परे मैं हूँ, मैं खुद हूँ। तो अगर आपको सच में भाग्य बदलना है तो कोई एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदलेगा, सिर्फ श्री हरि भाग्य बदलेंगे आपका, श्री कृष्ण भाग्य बदलेंगे। इसीलिए आप जब बहुत सारे संतों की बातें सुनते तो ज्योतिष को मानने में मना करते हैं। हम्म। वो भक्ति मार्ग में ज़्यादा कहते हैं कि आप ज्योतिष से भी ऊपर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो ना, ये क्यों ज्योतिष में जा रहे हो, अब और अच्छी चीज़ें प्राप्त करो। तो बात वो सही कहते हैं, पर कई बार वो बात कहते कहते ज्योतिष को नकारने लग जाते हैं या फिर गलत बोलने लग जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। बट उनका मैसेज सही है। आपको अब है क्या कि इतना ज़्यादा श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत भक्ति करनी पड़ेगी या बहुत साधना करनी पड़ेगी, हर कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ज्योतिष तब तक आपका सहारा बना रहेगा जब तक आप इस मायावी दुनिया में फंसे हुए हो, मृत्यु लोक में फंसे हुए हो। राइट, आपने जैसे कहा था वो गाइड है वो। यस, वो इट इज़ अ गाइड, इट इज़ अ जीपीएस टूल या गूगल मैप है आपकी लाइफ का, जो कि एक दिशा बताएगा, उस दिशा में आपको चलना ही पड़ेगा। ज्योतिष में 3rd हाउस होता है कर्म का, हार्ड वर्क का, और 9th हाउस होता है भाग्य का। ज्योतिष में जिनको पता है 3rd हाउस हमेशा 9th से कनेक्टेड होता है। तो ज्योतिष में तो जब से बना तब से बोल रहा है हार्ड वर्क से भाग्य जुड़ा हुआ है, ठीक है? ज्योतिष ने कब कहा कि बैठे बैठे सब मिलेगा? समझ में नहीं है ना तो आप कुछ भी बोलोगे, राइट। बस वही चीज़ है। सर आपने राहु केतु की बात की थी, हाँ।
राहु की तो जितना मुझे पता है ये डेविल होते हैं, राइट? यस यस। तो लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? मैंने देखा बहुत सारे लोग इनकी भी पूजा करते हैं, बट वो तो डेविल वर्शिपिंग हो गई ना फिर। नहीं नहीं, डेविल वर्शिपिंग नहीं है। समुद्र मंथन की जो मैंने कथा बताई हम्म। थी, तो जिसके बाद जब अमृत निकल कर आता है, तो अब ये लड़ाई होती है असुरों में और देवताओं में कि अमृत कौन पिएगा। हम्म। देवता कहते हैं पहले हमारा हक है, हम पिए, हमने बड़ी बड़ी मेहनत करी है। देवता कहते नहीं नहीं, पहले हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु यहाँ पर मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार यानी कि इतनी सुंदर महिला जित आपने कभी देखी ही नहीं है, इतनी सुंदर महिला। तो मोहिनी अवतार लेते हैं तो सभी देवता उनको देखते ही रह जाते हैं। हम्म। और बढ़िया विष्णु जी आते हैं, कहते हैं कि मैं अमृत आप सबको पिलाऊंगी, ठीक है, लाइन से आप सभी बैठ जाएं, पहले देवता और उसके बाद में आप सभी असुरों को पिलाऊंगी अमृत। सब बैठ जाते हैं। कार्यक्रम शुरू होता है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृत पान करवा रहे होते हैं। उन असुरों की टोली में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था स्वार भानु। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और उसकी अमृत पीने की बड़ी इच्छा थी कि वो चाहता था कि मुझे मुझे अमृत मिल जाए, मतलब इट इज़ अ वेरी ग्रेट डिज़ायर ऑफ स्वार भानु। तो स्वार भानु जाता है, देवताओं के कपड़े पहनकर देवताओं की संगत कर लेता है, यानी उनकी उनके रो में बैठ जाता है। अब मोहिनी जी अवतार पिलाते पिलाते स्वार भानु को भी पिला देती हैं। लेकिन सूर्य पहचान लेते, आई गेस सूर्य ही थे जो पहचान लेते कि यार ये अपनी टीम का नहीं लग रहा है, ये कोई और है ये, ठीक है। तो जैसे पता चलता है भगवान विष्णु को, तुरंत वो उसका गला काट देते हैं स्वार भानु का। तो स्वार भानु का जो गला कटा, जो हेड है उसे राहु के नाम से जाना जाता है, और जो उसकी बॉडी है, धड़ है, उसे केतु के नाम से जाना, पर वो अमृत पी चुका था, ठीक है। दैट इज़ वाई वो अजर और अमर हो गया। अब आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि इनकी पूजा क्यों होती है। आपने बचपन में सुना होगा कि आपकी मम्मी कहती थी अच्छे लोगों की संगत करो, जैसी संगत वैसी रंगत। राइट। तो स्वार भानु ने कुछ पलों के लिए देवताओं की संगत की थी। इसीलिए जब नौ ग्रहों की पूजा होती है तो उसको देवता का स्थान मिलता है, क्योंकि उसने कुछ पल के लिए देवताओं की संगत की थी। इट इज़ लाइक कि रावण जानता था कि भगवान श्री राम आ गए हैं। इवन रामचरितमानस में मिलता है हमको कि रावण ने कहा खड़ दूषण मोहि संबलवंता तिन्हई को मारूं बिनु भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान हैं, दो लोग हैं, उनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। ये रावण खुद कह रहा है कि बिना भगवान के कोई नहीं मान सकता। तो रावण को पता था भगवान आ गए और मेरे समान बलवान है, मेरा भी गेम बजा देंगे। उसके बावजूद वो सारी सब कुछ रचता है, ठीक है। पहले भेजता है अपने बेटे को, जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, फिर भेजता है अपने भाई को, जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, फिर खुद आके अपना उद्धार करा लेता है, ठीक है। तो ये जो असुर हैं या जो दैत्य रहे हैं, मुझे मानता है कि ये थोड़े से समझदार तो थे ही, और ये पूरी समझदारी में, क्योंकि जिनको भी ईश्वर मारेंगे, भगवान मारेंगे, वो उनको बैकुंठ मिलेगा, इस वजह से सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। मुझे तो यही लगता है। राइट। सर, आपने कहा था कि जो 7 नंबर पे लोग होते हैं उन्हें रिसर्च करना, चीज़ें जानना बहुत पसंद है। और आपने एक और चीज़ कही थी कि ये जो ऑकल्ट एंड तंत्र वाली जो तुम चीज़ें कर रहे हो उसका रीज़न भी यही है। इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। आपने कहा था कि एक स्कूल भी आप चला रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ाते हैं जी जी। ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट साइंसेस होते क्या है एग्जैक्टली, एंड इसका क्या यूज़ होता है? ओके। तो मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ जिसका नाम है ऑकल्ट गुरुकुल, और इट इज़ नॉट लाइक ट्रेडिशनल गुरुकुल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप occultgurukul.com पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं और मेरे जैसे कई सारे टीचर ज्योतिष पढ़ाते हैं, अंक ज्योतिष पढ़ाते हैं, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं, और अभी तक हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन एंड फॉरेनर पढ़ा चुके हैं। अकल्ट मतलब ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। उसमें तंत्र भी आता है, आयुर्वेद भी आता है, योग भी आ जाता है। ओके। तो अकल्ट एक टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ज्योतिष सीखने से आपको लाइफ में दिशा मिलती है। न्यूमरोलॉजी सीखने से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस चुटकियों में पता चल जाती हैं। पामिस्ट्री आने वाले नेक्स्ट इवेंट को आपको बता देता है। और ऐसे ही वास्तुशास्त्र है जो कि आपके घर की जगह कैसी होनी चाहिए, लिविंग प्लेस कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताता है आपको। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये अलग अलग इनका डोमेन है जिसमें ये अलग अलग अपना नॉलेज रखते हैं। ओके। तो जैसे ऑकल्ट साइंसेस सिर्फ भारत में नहीं है, अफ्रीका के जंगलों में वो शामनिज्म करके एक बहुत यस। चीज़ है, वो है। फिर साउथ अमेरिका में बहुत मिलता है काला जादू वगैरह। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ है, तो ये कहाँ से आई है, क्या है ये? ओके। तो
देर आर वेरियस सेक्ट जिसके बारे में शायद मुझे भी ना पता हो, कि लोग अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे अघोरी भी इसी में आ जाएंगे, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स के अंदर आ जाएंगे। अघोरी की अलग ही पूरी दुनिया है, ठीक है, पर उनका जो तरीका है वो भी उस स्पिरिचुअल हाइट्स को प्राप्त करने का है। तरीका अलग है, रास्ता सबका, मतलब मंजिल सबकी वही है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। ऐसे ही एक कल्ट आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की साड़ी पहनकर पूजा करते हैं, इवन पुरुष। राम कृष्ण परमहंस जो भी थे वो भी यही करते थे। इवन वो तो इतने शिद्दत से करते थे कि रामकृष्ण परमहंस की तो पीरियड स्टार्ट हो गए थे बीइंग अ मेल, ठीक है। सीरियसली? यस, गूगल पे आप देख लीजिए, ठीक है। ओके। भगवान कह रहा हूँ, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा फॉलो किया कि उनके पीरियड स्टार्ट हो गए, उनकी चाल एक महिला जैसी हो गई, और उससे बाहर निकलने के लिए उनको कई सारा टाइम निकलना पड़ा। तो देर आर वेरियस सेक्ट जिनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता। ऐसे में ये काला जादू भी आ जाता है, ब्लैक मैजिक भी आ जाता है, जो गुड़िया में ऐसे सुई चुभ होते हैं ना, ठीक। ये सच में होता है एक्चुअली, ठीक है। ये मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, विक्षोभ क्रिया, मुट्ठी बंध क्रिया, ये सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं तांत्रिक पुस्तकों में। और बट मेरा जो मानना है ना, इनको करने वाले अब बचे नहीं हैं, या फिर बचे हैं तो ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे आपको कि यूट्यूब या फेसबुक पे मिल गए वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी रेयर, अब बहुत कम होता जा रहा है ये चीज़, बट हाँ मौजूद हैं, पर शायद आपको बहुत जल्दी मिलेंगे नहीं ये सब करने वाले। कई कई गाँवों में या फिर जैसे वेस्ट बंगाल में या उत्तराखंड में बहुत सुनने को मिलता है ये सारी चीज़ें। मोस्ट कई बार आपका वहम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके ऊपर किसी ने कुछ करा ही दिया है, ठीक है, पर कई बार वहम हो सकता है आपके ऊपर। यही काला जादू, ब्लैक मैजिक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, अब आपके बांध दिया गया है, बंधन क्रिया, व्यापार बंधन। मैंने खुद बहुत सारी स्टोरीज इसकी सुनी है। अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है, अचानक से सब खराब हो रहा है, कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो समझ में आता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कोई तो थर्ड पावर है जो कि इनके ऊपर किया गया है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे किसी चीज़ को, लेकिन हाँ, इससे बच सकते हो आप। जो भी व्यक्ति बहुत सात्विक है, घर में किसी भी तरह का उसका यज्ञ होता है, हविष होता है, ऐसे व्यक्तियों के घरों में कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो हमेशा आपको घर में पूजा पाठ ज़रूर होना चाहिए। जितने मैंने कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग या फिर जिनके घर में गंदगी बहुत रहती है, उनके घर में ये सब होता हुआ बहुत देखा है, या फिर जिसका राहु 8th हाउस में बैठ जाता है, उसका बहुत मैंने देखा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें कि उनको बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो आप स्वच्छता से रहें, भगवान की पूजा अर्चना में रहें, घर में यज्ञ या शंख हमेशा टाइम टू टाइम बजाते रहें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी का दिया हुआ बाहर ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इवन रुद्राक्ष पहन के रखें, कुछ भी रुद्राक्ष आप पहन लें, 5 मुखी पहन लें तो भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। इवन 5 मुखी रुद्राक्ष आपको जो नज़र लगती है ना बार बार, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ओके सर, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके उस ब्लैक मैजिक से बचा जा सकता है? कोई तरीका होता है? जी, एस्ट्रोलॉजी का तो बेसिकली नहीं, बट हाँ कई तरह की पूजाएं हैं, जैसे 10 महाविद्या की पूजा। ओके। मैंने तो अपने अनुभव में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर मैंने जब अपने अनुभव में बहुत इस पूजा को एक्यूरेट पाया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर आपको लगता है कुछ हुआ है, आप अपने घर में 10 महाविद्या की पूजा करा लें। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या ओके, होता है तो एग्जैक्टली? बेसिकली इसके पीछे भी एक अच्छी सी कथा है। तो हुआ, ये कथा जुड़ी हुई है भगवान शिव से और माता सती से। तो माता सती को बुलाया गया था उनके फादर के द्वारा, ठीक है, और माता सती जाना चाहती थी, वो कैलाश पे रहती थी इस समय। पर भगवान शिव को सब पता था कि क्या होने वाला है वहाँ पे, ठीक है, तो वो जाने को रेडी नहीं थे। इस वजह से माता सती जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि क्यों नहीं जा रहे हो, तुम जाना चाहिए, फादर बुला रहे हैं। पर भगवान शिव नहीं मानते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं कैलाश छोड़कर। राइट। तो माता सती यहाँ पे 10 तरह की अपने फॉर्म्स क्रिएट करती हैं, एंड दी आर वेरी डेडली फॉर्म्स, बहुत डेंजरस फॉर्म्स हैं। इवन आप इनकी फोटो देखोगे ना तो आपको डर लग जाएगा। 10 जगहों पर वो ब्लॉक करती हैं भगवान शिव को कि 10 दिशाएं, ठीक है, इसमें आकाश पाताल और आपकी जो 8 दिशाएं हैं सब सम्मिलित है। तो ऐसे करके रोका जाता है। ये जो पूरा चक्र बनता है, ये तांत्रिक विद्या में कभी आपने देखा होगा, लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये वही चक्र है जो माता सती ने अपने 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से क्रिएट किया था। ओके। अब इसमें कई सारी देवियां आती हैं, जैसे काली माता इसमें आती हैं, तारा देवी इसी में आती हैं, षोडशी इसी में आती हैं, मांडवी इसी में आती हैं, और ऐसे ही एक छिन्नमस्ता देवी आती हैं। छिन्नमस्ता देवी की आप फोटो देखोगे तो 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो हैं गॉड ऑफ लव, कौन है, कामदेव। कामदेव। तो 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, कामदेव हैं, उनके ऊपर रति बैठी है, उसके ऊपर छिन्नमस्ता देवी अपना पैर रख के बैठी हैं, अपने हाथ से अपना गला काट दिया है, अपने गला ऐसे मुंडी पकड़ी हुई है, 3 धाराएं निकल रही हैं ब्लड की उनके गले से। एक जा रही है, वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, एक डाकनी खड़ी हुई है, उनके ऊपर एक ब्लड जा रहा है, और एक ब्लड माता के खुद के मुंह के अंदर जा रहा है।
ये आप इसकी फ़ोटो लगाना, आपके व्यूअर्स बिल्कुल। देखेंगे, ये छिन्नमस्ता जी का ये स्वरूप है, इसकी पूजा होती है। ये तांत्रिक जो कल्ट है वो इसकी पूजा करता है, हुँ, ठीक है? और अगर इसमें आप देखोगे तो बहुत बायोलॉजी छुपी हुई है। बेसिकली 3 धाराएँ निकल रही हैं। तो एक तरफ अगर आप अपनी बॉडी को समझोगे तो एक एक होती है आर्टरी, ठीक है? जो कि प्योर या ऑक्सीनेटेड हुँ, ब्लड लेकर आती है। फिर एक होती है आपकी वेन्स, जिससे कि डिटॉक्सिक या इम्प्योर ब्लड निकलता है। बीच में होती है कैपिलरीज, जो कि इन दोनों के समागम कराती हैं और जो ब्लड में आपके अच्छे तत्व होते हैं उनको बॉडी में फैलाती है। तो आप देखोगे कि माता का जो एक ब्लड का धार जा रहा है, वो यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है जो उनकी शिष्य के रूप में है। वो प्योर ब्लड है, वो उसका कलर भी हुँ, रेड है, प्योर। और एक डाकनी ब्लैक कलर में है, वो इम्प्योर ब्लड को अपने मुंह में ले रही है। और जो कैपिलरी का है वो माता के मुंह में जा रहा है, यानी कि एलिमेंट्स अपने बॉडी के अंदर जा रहे हैं। राइट। सो इस तरह से इस पूरे साइंस भी है इसके अंदर, बायोलॉजी भी है, अतंत्रिक क्रियाएं भी हैं, ठीक है? हुँ, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये तांत्रिक प्रैक्टिस। इन्हीं 10 फॉर्म्स ऑफ माता की पूजा की जाती है तांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये तंत्र का काम है, ठीक है? तो ये और तंत्र का काम है, तो ये तांत्रिक व्यक्ति जो अच्छी हुँ, नॉलेज रखता है, जैसे मुझे ये पूजा करानी नहीं आती, बट मुझे इसका पता है ये पूजा करते कौन लोग हैं, ठीक है? ऐसे अगर पूजा आप अपने घर में कराते तो 10 महाविद्या के सामने कोई आपका तांत्रिक मन नहीं टिकता, सब खत्म हो जाता है आपका। सालों सालों का कुछ भी हो आपका सब खत्म हो जाता है। सर इसे नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है? क्योंकि यूजुअली लोग वैसे तो तंत्र जो है ना, तंत्र स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के लिए, हुँ, लेकिन कई सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से भी यूज़ हुँ, किया है। जैसे इसी का एक फॉर्म आता है वशीकरण, किसी को वश में कर लो, अपनी बातें मनवाओ। तो लोग अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को अपने वश में बिल्कुल। करना चाहते हैं, या दूसरे की पड़ोसी की वाइफ को अपने वश में करना चाहते हैं। तो देखो, गलत काम ना इंसान का डिज़ायर ही करवाता है। ये हुँ, इच्छाएं ही तो हैं जो हमें बांध के रखती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर तांत्रिक आपको गलत ही मिले। बहुत सारे तांत्रिकों से मैं भी मिलता हूँ, जानता हूँ, वो अपनी प्रैक्टिस में बिज़ी हूँ, कभी ध्यान भी नहीं देते इन सब चीज़ों पे। जैसे अघोरीज़ हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है हुँ, आपके साथ क्या हो रहा है, और कुछ अघोरी आपको ये सब करते हुए मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है, दोनों तरफ हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जी। सर ये तो हमने ब्लैक मैजिक की बात की बट एक और मेरे दिमाग में बात आई जो आपने पहले कही थी गणपति और सरस्वती देवी वाली जो आप वो कहानी बता रहे थे। गणपति भगवान को नॉलेज के देवता कहते हैं, सरस्वती देवी को भी नॉलेज की देवी कहा जाता है। दो-दो देवता क्यों देवी देवता? बुद्धि और ज्ञान में फ़र्क होता है, हुँ, ठीक है? टमाटर क्या है पता है आपको? टमाटर इज़ अ फ्रूट, राइट। ठीक है? पर आप उसे फ्रूट सैलेड में नहीं हाँ, डालोगे। ये यही विज़डम और नॉलेज में यही डिफ़रेंस है, ठीक है? तो नॉलेज की देवी हैं सरस्वती, बट वो जो बुद्धि है, जो विज़डम है, वो गणेश जी के पास है। तो इन दोनों का साथ में होना ज़रूरी है, नहीं तो आप टमाटर को भी फ्रूट सैलेड में खा लोगे। यही डिफ़रेंस है। बहुत ही भयंकर टेस्ट होगा उसका। सर एक लास्ट चीज़ इस पॉडकास्ट के लिए, एस्ट्रोलॉजी को लेकर अब भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बहुत सारे सवाल होंगे। कोई छोटी-मोटी ऐसी टिप्स या ट्रिक्स मैं कहूँगा, जो आप उन्हें बता सकें जिससे वो भले ही अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं बट थोड़ी पॉजिटिविटी ला सके लाइफ में, थोड़ा सक्सेस की तरफ बढ़ सके, ऐसी कोई चीज़ें? सबसे पहले तो सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग-अलग होती है, ठीक है? हुँ, मेरे लिए अलग हो सकती है, मुसाफिर जी के लिए अलग हो सकती है, ठीक है? तो कोई आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्रिएट नहीं कर सकता, आपको वो खुद ही करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है नॉलेज। आप कभी ये मत समझिए कि मेरा ये काम है, मुझे इतने तक ही सीमित रहना है। आपको हर एक सेक्टर की नॉलेज थोड़ी बहुत तो लेनी ही चाहिए। और आपके पास अब तो मोबाइल है, सब कुछ है, आप जाइए, आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी, सब ऐसा नहीं कि प्रकांड पंडित ही बनना है आपको। बट जिस दिन आप इस चीज़ को समझोगे ना, आपके लिए आपके जीवन में चलने का मार्ग ईज़ी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एंड यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं जो कि शायद आपसे जलते हों, तो आपको रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। कुछ ब्रेसलेट होते हैं जैसे कि एमेथिस्ट है, क्रिस्टल्स हैं, इनको भी घर के पास रखना चाहिए। मुसाफिर जी को देखो, वो एमेथिस्ट रखते हैं, ताकि इनके पॉडकास्ट स्टूडियो को नज़र ना लग जाए किसी की। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, बट इन सबसे बड़ा ज्ञान, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, नॉलेज से बढ़कर कुछ नहीं है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और जब आपके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, आपके पास बाकी सब अपने आप चला आता है। वाओ! सर मैं एक्चुअली ज्ञान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि रिसर्च एंड बुक्स ये मेरा एक पर्सनल मेरा सेफ ज़ोन है। तो ये जो आपने बात कही है मुझे बहुत अच्छी लगी एंड शायद इसे ही हम इंट्रो में सबसे पहले डालेंगे। बट सर इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए हमने एक शुरू में लूप स्टार्ट किया था, भारत का पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। आपने कहा कि भारत का हम चार्ट नहीं बना सकते तो उसके लिए हम बता नहीं सकते। बट भारत के जो लीडर्स हैं उनका तो चार्ट हम बना सकते हैं या बता सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो लीडर है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? क्या फ्यूचर लगता है आपको उनका? क्योंकि जो उनका फ्यूचर होगा वो शायद भारत का भी फ्यूचर होगा। जी। सो नरेंद्र मोदी जी का फ्यूचर तो मुझे
अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा उनकी कुंडली को स्टडी नहीं किया है, बट उनकी कुंडली में, इंदिरा गांधी की कुंडली में और शायद अटल बिहारी जी की कुंडली में भी, जो कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन पाई है। और ये लोग, आप ये चीज़ आप लोग अपनी चार्ट में भी देख सकते हैं, शनि और केतु का कॉम्बिनेशन, ये एक ओके। बड़ा ही मिस्टिकल कॉम्बिनेशन होता है। और ये आपको, चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ केतु बैठा है, या फिर 2, 12, 3, 7 और 10 कदम की दूरी पे बैठा है, ये भी आप आराम से गिन सकते हो, मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा, आप लगा देना। अगर ऐसी पोजीशन पे शनि केतु बैठा है, ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि इनका काम इन्हें चूज करता है, हुँ। ये अपने काम को चूज नहीं करते हैं, इनका काम इन्हें इत्तेफाक से मिलता है। और यही सारी चीज़ें जिनके नाम मैं आप ले रहा हूँ उनके साथ भी हुई हैं। दूसरी चीज़ इनके साथ होती है कि इनका जब कोई बुरा करने जाता है तो पता नहीं कि यूनिवर्स उनका बुरा कर देता है। ये इनके पास एक पावर होती है, बिकॉज हुँ। शनि केतु के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति कभी भी आपको धोखेबाज नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ऐसा चीटर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन मैंने जो आपने नाम लिए इनके कुंडली में पाए हैं, तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से बोल रहा हूँ, बाकी तो भगवान जाने किसका क्या होने वाला है, ठीक है। मैं तो बस चार्ट पढ़ सकता हूँ, और मैं ओह! कम ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बेसिकली पॉलिटिक्स वगैरह के लोगों के बारे में। जी। कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे, फिर वो ज्योतिष को बुरा भला कहने लगेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के पर्सनल सेंटीमेंट यहाँ पे होके और वो ज्योतिष को कुछ बोले। मैं जी। बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ इस सब्जेक्ट की, तो बस उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिष विद्या को बहुत एक ट्रेडिशनल सेंस में देखते हैं, बट आपके साथ में बात करके वैसा नहीं लगा, आप बहुत मॉडर्न है। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, कहानियाँ बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू सो मच ये करने के लिए। एंड जो भी लोग सर से जुड़ना चाहते हैं, आपको यूट्यूब टाइटल में सर का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, बट डिस्क्रिप्शन में भी एक डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड सर से बात करके आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे मज़ा आया। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और ज्योतिष को अपनी बात रखने के लिए। थैंक